ये कौन है? दीपेश्वर, वेरी नाइस। निशा, वेरी गुड। जूली, गुड। जानवी, वेरी गुड। बहुत ही बढ़िया। उनको छोड़ा। ये जो समराइजेशन है ये प्लीज 100% करते हुए चले जाना। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी युवराज। ओके, यू विल नॉट रिमेंबर एनीथिंग। जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ सब वेस्ट हो जाएगा अगर तुमने इसको रिवाइज नहीं किया तो। ग्रेट श्रुति। तो फिर मैं तुम्हें अच्छा बच्चा अवार्ड भी दूंगा। तो अच्छा बच्चा अवार्ड तुम्हें होम डिलीवर होगा मेरी कोरियर कंपनी से। ग्रेट मीनाक्षी, वेरी गुड। बहुत ही बढ़िया से। तो आज हम एक ब्रांड न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, द टॉपिक ऑफ डीपीएसपी। बहुत बढ़िया। अरे वाह, जानवी बोलिए सर अवार्ड तब देना जब आईएएस बन जाए। बेटा जब तुम आईएएस बन जाओगे तुम्हें कोई अवार्ड थोड़ा मिलने वाले हैं। तुम्हें क्या फर्क पड़ना है, उस दिन तुम ऐसे स्ट्रेटोस्फीयर में होंगे, तुम्हें कोई अवार्ड नहीं दिख रहा होगा। ओके, तो वो तो एक अलग ही विक्ट्री होती है। तुम ऐसा आकाश गंगा, ओके, मिल्की वे गैलेक्सी के पार होंगे, तुमको थोड़ा ना मतलब होगा अच्छा बच्चा अवार्ड। उस टाइम पे कोई अवार्ड नहीं सुनाई देता बाबा। ओके, एक बार रिजल्ट आने दो, तुम्हारे नाम के आगे आईएएस देखने लग जाओ। ओके, काय का अवार्ड। All right. Either ways, for those of you who are joining us for the first time, please watch previous class videos at least 3 times each, especially if you're joining in the middle of the course. Make sure all the previous sessions are thoroughly revised. Read NCERT books, class 6 to 12. Continue reading Lakshmikant. Read newspapers, The Hindu or Indian Express every day. There will be regular doubt sessions to address your queries. Okay. बहुत ज्यादा जरूरी, वैसे आप थोड़ा बहुत सुधर गए हो लेकिन होते बीच में कुछ लोग। Maintain decorum and discipline in the class. Any disturbing, any foul, any personal political comments will not be tolerated. You shall be blocked for this action. Please continue making running notes of the class. No PDF shall be shared unless deemed really necessary. Being late for the class will adversely affect your understanding of the subject. Maintain punctuality. पढ़ाया जाएगा हिंदी एवं अंग्रेजी में। अगर ऐसा हालत है कि ना अंग्रेजी बिल्कुल भी आती ना हिंदी एकदम आती, तो प्लीज लुक एट अनअकैडमीज, वो वाले कोर्सेज जहां पर प्योर हिंदी या प्योर इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल। ये या तो उसका लिंक है या फिर इसका, मेरे पर मैं बड़ा टेक्सा भी हूँ। ओके ओके, वो पीछे पड़ गया। न्यू पीएसआईआर कोर्स दूरदर्शन चैनल नंबर 4 पे रिलीज कर दिया गया है। पीएसआईआर का नया कोर्स जुलाई में स्टार्ट होगा। ओके, आकाशवाणी और आकाशवाणी के विश्वसनीय सूत्रों से हमें पता चला है कि जुलाई महीने में पीएसआईआर का नया कोर्स लॉन्च होगा। ओके ओके सर। और तुम लोग अगर टेक सेवी हो मेरी तरह तो अपने मोबाइल कैमरा को यूज करो। सर हमारे पास सॉलिड मोबाइल कैमरा है, इस कोड को स्कैन कर लो तो भी तुम मेरे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। यूज योर कैमरा टू स्कैन। कितना टेक सेवी हूं मैं, कहीं मेरे को नोबेल प्राइज ना मिल जाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया? नहीं? ओके। विच डेट, तारीख अभी पक्की नहीं है सर। विच टाइम, कौन से टाइम स्टार्ट करेंगे सर? सर कौन सा नक्षत्र होगा उस समय? ओके, कौन सा नक्षत्र होगा ये भी बताइए सर। अच्छा, लाल रंग के कपड़े पहन के बैठे हैं कि काले रंग के कपड़े पहने? बेटा इतने क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? इतने क्वेश्चन इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि सर हमें पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ इसी बात से मतलब है कि कौन सा कोर्स हो रहा है, कब हो रहा है, कौन टीचर अच्छा है, कौन टीचर बेकार है। ओके, यही बात से हमारा एक साल गुजर जाएगा सर, हमारे सपने पूरे हो जाएंगे सर। ओके ओके, सो आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? तो बेटा पढ़ने वाले पढ़ते रहेंगे। अब बाय द वे ये डिस्कशन यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब पॉलिटी में होंगे, प्रीएम्बल, सिटीजनशिप, फंडामेंटल ड्यूटीज, और आज हम पहुंच गए हैं डीपीएसपी में, और बाकी सब कुछ होगा इन गवर्नेंस। ओके, सो हमने गवर्नेंस में रिजर्वेशन पॉलिसी स्टार्ट कर दी है और उसको आज हम कंटिन्यू भी करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया? सो दिस इज हाउ यू हैव टू स्टडी। आज हम स्टार्ट करेंगे डीपीएसपी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? पल्ले पड़ गया? यस और नो? सो everyone is ready? Yes or no? So आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और डीपीएसपी इसमें हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, इसमें हम करेंगे हिस्ट्री, और इसमें हम करेंगे ऑल डीपीएसपीस को इन डिटेल डिस्कस। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ गया? यस। तो तुम लोग नोट्स निकाल लो और डीपीएसपीस स्टार्ट करते हैं। सो डीपीएसपीस स्टार्ट करने से पहले तुम्हें एक अजीब सी बात स्टोरी सुनानी पड़ेगी। ओके, क्या सर फिर से स्टोरी? अरे मेरे पास बहुत सारी स्टोरी। ओके, तो स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअली हुआ क्या है माय फ्रेंड्स, जो देखो हर चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है, सारा कहानी यहीं से ही है। कहां से सर? राइट से, हक से, अधिकारों से। आई होप यू अंडरस्टैंड। जब हम राइट्स वर्ड यूज करते हैं तो हमने बोला था, तो तुम्हें डेफिनेशन याद हो गई होगी, क्लेम्स ऑफ सिटीजंस अगेंस्ट द स्टेट।
आई होप तुम्हें ये बात समझ आ गई। क्लेम्स ऑफ सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो हम पॉलिटी की भाषा में बोलते हैं तो क्लेम्स ऑफ सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट होते हैं। नाउ राइट्स होते हैं ना, वो अलग अलग टाइप के होते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टेट। तो एक एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवीजन ऑफ राइट्स इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर गारंटी। सर हमको मालूम है जो गारंटेड राइट्स होते हैं ना सर, जो गारंटी वाले राइट्स होते हैं ना, उनको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। वेरी गुड सर। सो जो गारंटी वाले राइट्स होते हैं ना, उनको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। उनको हम लोग ने पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डाला है। ओके। और आपको मालूम नहीं है सर, जो हमारा पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। बड़े ध्यान से सुनना बेटा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो जाती है, दिमाग खुल जाता है, अम्ब्रेला बन जाता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ओके। और वो है पार्ट 4। इसमें कवि क्या कहना चाह रहे हैं? कवि ये कहना चाह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, ध्यान से सुनना मेरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने स्टेट को कुछ नीति निर्देश दिए हैं। ओए होए, आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या मतलब? डायरेक्शंस दिए, कुछ करने को बोला है। क्या करने को बोला है? कुछ करने को बोला है। क्या करने को बोला है वो बाद में पता चलेगा, बट डू समथिंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसीलिए उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बोला जाता है। ठीक है सर। सर आपको समझ में आ गया? पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स है, और जो पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो डायरेक्शंस है। हाँ, वेरी गुड। तो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सर आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक चल रहे हैं, और आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर तुम साधारण स्टूडेंट्स होते हो, मैं साधारण टीचर होता तो यहीं पर ही बात खत्म कर देते हैं और आगे से आपका करने की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन हम ना तुम साधारण ना हम साधारण, तो अब इसको आगे पढ़ते हैं। तो मेरे को एक एग्जाम्पल देते हैं। क्या सर? एक फंडामेंटल राइट का नाम लो। हमको सारे याद है सर, चलो कोई भी सर। हम बोलते हैं फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्ररी अरेस्ट। चलो जी, ये याद रख लेते हैं, ये कर लेते हैं। ठीक है सर, ये कर लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल 22, ओके, प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। यस और नो? यस सर। चलो सर, ये हो गया, ये हमारा राइट है। अब बहुत ध्यान से बुद्धि के सारे ग्रे मैटर को यूज करके सुनो कि ये जो तुम्हारा राइट है, हाँ सर, ये हमारा जो राइट है, क्या ये एक तरह की डायरेक्शन नहीं है? कुछ भी बोलते हो सर, मतलब एप्पल ऑरेंज हो सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं। इस राइट को हम ऐसे बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट को ये डायरेक्शन दे रहा है, ये डायरेक्शन दे रहा है कि सिटीजन को आर्बिट्ररी अरेस्ट मत करना। यस और नो? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? जो तुम्हारा राइट है उसको एक तरीके से ऐसा भी बोला जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट को बोल रहा है इसको आर्बिट्ररी अरेस्ट मत करना। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड द लैंग्वेज। यस सर। हाँ सर। एक और एग्जांपल सर, एक और एग्जांपल दो। फ्रीडम और ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हाँ सर, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसको भी कैसे पढ़ा जा सकता है? इसको पढ़ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट को ये डायरेक्शन दे रहा है कि कुछ भी हो जाए, इनका स्पीच एंड एक्सप्रेशन को आर्बिट्ररीली स्टॉप मत करना। हाँ सर, बोलने को तो ऐसे भी बोला जा सकता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सो कैन आई नाउ कंक्लूड दैट दीज आर राइट्स but these are types of directions? हाँ यार, yes or no? And these are negative directions. Negative क्यों? Negative क्योंकि तुम्हें मना किया जा रहा है कुछ करने को। Are you understanding this or not? सबको पल्ले पड़ा या नहीं पल्ले पड़ा? एकदम समझ में आ गया सर हमको। राइट, फंडामेंटल राइट्स है तो राइट्स, मैंने क्या बोला? फंडामेंटल राइट्स है तो राइट्स, लेकिन दे आर टाइप्स ऑफ डायरेक्शंस। यस और नो? सर मेरे को है ना मैथ्स याद आ गया, मैं मैथ्स में चैंपियन था सर। मैं क्या सोच रहा हूं, अगर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर राइट्स व्हिच आर टाइप्स ऑफ डायरेक्शंस, तो कैन आई से पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर डायरेक्शंस व्हिच आर टाइप्स ऑफ राइट्स? कुछ भी बोलते सर, कुछ भी, मतलब ऐसा थोड़ा होता है, जहां मर्जी थोड़ा मुझे कनेक्शन हो रहा है। क्वेश्चन है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इफ ए इज इक्वल टू बी देन बी इज इक्वल टू ए? कोई मैथ्स ऑप्शन ले रहा है क्या? मतलब अनबिलीवेबल, इतनी नॉलेज में मैथ्स, कोई मैथ्स ऑप्शन ले रहा है, मतलब दरवाजा खुला है सर। रहने दो सर। ओहो, इफ ए इज इक्वल टू बी देन बी इज इक्वल टू ए। बहुत ही बढ़िया सर। ओके, तो क्या ये फंडामेंटल राइट्स अगर टाइप्स ऑफ डायरेक्शंस है, ओके, और एक बंदा यहाँ पर, स्नेहा
इस मोह माया के जाल से छोड़ दे बेटा। वो बोले सर ले लेंगे अगर आप पढ़ाए तो। नहीं मेरे बच्चे, ना 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 वैशु ना, ये मैं नहीं होने दूंगा, ये तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। बट ठीक है, मैं एक्चुअली मेरा मैथ्स का लेवल बहुत हाई है, ओके, मेरे को नोबेल प्राइज मिलने वाला है। अभी तक मिला नहीं है किसी को नोबेल प्राइज मैथ्स में, मालूम है? हाँ सर, मेरे को मिलेगा, मेरे लिए स्पेशली बना रहे। सो ये सवाल बहुत डेंजरस क्वेश्चन हो सकता है। ये क्वेश्चन समझने के लिए मैं तुम्हें दो तरीके बता सकता हूँ। सो पहला तरीका समझ लेते हैं कि जस्ट एज्यूम कि फंडामेंटल राइट्स कौन से टाइप के राइट्स है। सर फंडामेंटल राइट्स गारंटेड राइट्स है। हाँ सर, इसमें कोई पॉइंट प्रॉब्लम नहीं। गारंटेड मतलब जस्टिसिएबल राइट्स है। सबको ये बात लैंग्वेज समझ में आती जा रही है या नहीं आ रही? सो आई विल हैव टू मेक यू सिट इन माय टाइम मशीन। पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया लेकिन फिर भी हम चलेंगे 1947 1950 में, और थोड़ी देर के लिए तुम्हें मेरे साथ इमोशनल होना पड़ेगा। ठीक है सर, इमोशनल हो जाएंगे, और होना भी बनता है यार। लोगों ने अपनी जिंदगियां दे दी, अपना करियर, अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चे सब छोड़ के इस देश के लिए लड़ा। क्या हम लोग 5 मिनट के लिए इमोशनल नहीं हो सकते उस फ्रीडम स्ट्रगल के लिए? बिल्कुल हो सकते। सो जब इंडिया ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी ना माय फ्रेंड, हमको बोला गया तुम कॉलोनी हो, बट एक्चुअली हमारे साथ स्लेव जैसी ट्रीटमेंट हुई थी। ओके, हमें गुलामों की तरह ट्रीट किया था। तो जब इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी थी ना बेटा, हमको कोई राइट्स नहीं मिलते थे, मिलते भी थे तो बहुत कम मिलते थे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सो वो कौन कौन से राइट्स नहीं मिलते थे? सर हमको सिविल राइट्स नहीं मिलते थे। सब लोग चिल्लाएंगे, कौन से राइट्स नहीं मिलते थे? सिविल राइट्स नहीं मिलते थे। कौन से राइट्स नहीं मिलते थे? पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलते थे। कौन से राइट्स नहीं मिलते थे? सोशल राइट्स नहीं मिलते थे। कौन से राइट्स नहीं मिलते थे? इकोनॉमिक राइट्स नहीं मिलते थे। जरा चारों बोलेंगे कौन कौन से राइट्स नहीं मिले? सर हमको सिविल राइट्स नहीं मिले, पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिले, सोशल राइट्स नहीं मिले, इकोनॉमिक राइट्स नहीं मिले। मैं तुम्हें एग्जांपल दे देता हूँ। सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स वो सारे राइट्स है जो तुमने पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स में मिला। ओके, जो तुमने देखा होगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्बिट्ररी अरेस्ट, आर्बिट्ररी कन्विक्शन, ये सारे के सारे राइट्स सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड? Social and economic rights, those rights की there is equality of payment, equal pay and equal work, okay, हमें equal treat किया जाएगा, there will be upliftment, right to education, right to heritage, uniform civil code, ये सारे के सारे rights social and economic rights है। अच्छा ठीक है सर, तो थोड़ी बहुत दिमाग लगा के सोचो। मान के चलो कि मेरे घर पे ओके एक बेटा है और एक बेटी है, ओके, और बेटा और बेटी को मैं सेम रूल्स सेम कायदे सेम प्रोसीजर फॉलो करवाना चाहता हूँ। तो अगर अगर मेरी बेटी डाइनिंग टेबल सेट कर सकती है तो मेरा बेटा भी सेट कर सकता है। अगर मेरी बेटी को 50% मेरी प्रॉपर्टी का हक है तो मेरे बेटे को भी होना चाहिए। और ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। सो जब हमारे पास जब 1947 टू 1950 का जो भी जमाना याद रखो, तो बाबा साहेब और द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के सामने ये एक टाइम आया। हम लोगों ने 200-250 साल हमने ये स्ट्रगल सहा था कि ना हमने सिविल राइट्स ठीक से देखे, ना पॉलिटिकल, ना सोशल, ना इकोनॉमिक राइट्स। अब वक्त आ गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉल्व्ड रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, हमारा टाइम आया। तो बाबा साहब ने बोला मैं तुमको राइट्स देना चाहता हूं। राइट्स दो कैटेगरी में है, एक कैटेगरी है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, एक कैटेगरी है सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। ध्यान से सुनना, एक सेकंड के लिए भी सांस भी मत लेना। सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स वो राइट्स होते हैं जिनको देने के लिए केवल इंटेंशन की जरूरत होती है, नियत साफ होनी चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? जैसे अगर मैं अपने प्रॉपर्टी में से अपने बेटे और बेटी को, या फिर अपने घर में बेटा और बेटी को समान अवसर, सेम राइट्स देना चाहता हूं, ये सिर्फ मेरी इंटेंशन पर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं अमीर हूं कि गरीब हूं कि मिडिल क्लास हूं कि अंबानी हूं कि गरीब हूं, इट डजंट मैटर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इंटेंशन साफ होनी चाहिए। दिल साफ होना चाहिए, बाकी दियां गल्ला छड्डो, दिल साफ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिल साफ होना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? देना है भैया, मेरे घर में ये तरह का डिवीजन नहीं होगा, मेरे बेटे और मेरी बेटी को समान अवसर मिलेगा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स वो होते हैं जो कि इंटेंशन बेस्ड होते हैं, सिर्फ नियत बनाओ और आराम से दिए जा सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Social and economic rights, however, are not only based on intention, it is also based upon availability. Are you understanding this or not? जैसे अगर कल मेरा बेटा आके मेरे को बोले कि पापा मेरे को है ना कॉलेज जाने में मजा नहीं आता, मैंने कहा क्यों? तो मेरे कॉलेज में सब लोग अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? जस्ट ओके, आपने मेरे को ऐसा छोटी सी गाड़ी लेकर दे दी है, जब तक आप मेरे को रोल्स रॉयस नहीं देकर दोगे ना, मेरे इकोनॉमिक राइट्स पूरे नहीं हो रहे। मैंने कहा फिर मुंह दफा हो जाना से, ओके कॉलेज छोड़ दे, पढ़ाई छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे, क्योंकि इंटेंशन मेरी साफ है।
लेकिन बाबा तेरे को रोल्स रॉयस लेने की अवेलेबिलिटी नहीं है मेरे पास, आर यू अंडरस्टैंड? तो वो है ना मुंह ऐसा रूस के बैठ गया, बोला पापा आपने मेरे को सोशल इकोनॉमिक राइट्स नहीं दिए। मैंने कहा बेटा मुद्दा यहाँ पे, ओके इंटेंशन मेरी साफ है, अवेलेबिलिटी का भी तो सवाल है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट और नॉट? तो सोशल एंड इकोनॉमिक वो राइट्स होते हैं जो सिर्फ इंटेंशन पे बेस नहीं होते, वो अवेलेबिलिटी पे भी होते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? सो बाबा साहेब ने इंडियंस को बोला कि डियर इंडियंस, मुझे एक पिता के समान देखो। बाबा साहेब को एक पिता के समान देखो। जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, जो कि फंडामेंटल राइट्स में लिखे हुए हैं, वो केवल इंटेंशन पे बेस्ड है, उसके लिए अवेलेबिलिटी की जरूरत नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? बाबा साहब ने कहा मेरा दिल एकदम साफ है, मेरी इंटेंशन एकदम साफ है, मैं तुम सबको फंडामेंटल राइट्स दूंगा, मैं तुमको सबको सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स दूंगा, मैं इंश्योर करूंगा कि ये गारंटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, मैं इंश्योर करूंगा कि ये जस्टिसिएबल है, तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ठीक है बाबा साहब, थैंक यू। बट सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स वो राइट्स है जिसमें सिर्फ मेरी नीयत नहीं, अवेलेबिलिटी की भी पॉइंट है। मैंने कहा कैसे बाबा साहब? बोले सिद्धार्थ, इंडिया बहुत ही पुअर कंट्री, चाहता तो मैं हूं कि सबको राइट टू वर्क मिल जाए, सबको मनरेगा मिल जाए, सबको पेंशन हो जाए, लेकिन लाऊं कहां से पैसा भाई? मैंने कहा हाँ बाबा साहब। बोले मैं चाहता तो हूं कि सबकी अपलिफ्टमेंट हो जाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन कैसे हो? अभी देश में इतनी डिस्क्रिमिनेशन है, अभी थोड़े टाइम पहले इतना बड़ा पार्टीशन हुआ है, मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है सिद्धार्थ। प्रॉब्लम अवेलेबिलिटी की है। इंटेंशन तो साफ है सिद्धार्थ, लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं है। इसीलिए मैंने बोला है ये फ्यूचर गवर्नमेंट्स को कि डियर फ्यूचर गवर्नमेंट्स, जब ये अवेलेबल हो जाए, इफ एंड व्हेन ये अवेलेबल हो जाए, प्लीज जिस दिन तुम्हारे पास अवेलेबल हो जाए तब मेरे सिटीजन्स को दे देना। आज ये मैं राइट्स नहीं दे सकता, आज मैं तुमको केवल डायरेक्शन देकर जा रहा हूं कि ये भी मेरे प्यारे सिटीजन्स के राइट्स है, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स है। आज ये अवेलेबल नहीं है, नियत साफ है लेकिन अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, इसीलिए मैं इसको जस्टिसिएबल नहीं बना सकता, लेकिन मैं इनको डीपीएसपी के फॉर्म में छोड़ के जा रहा हूं, डायरेक्शंस के फॉर्म में छोड़ के जा रहा हूं, इस विश्वास पे कि फ्यूचर गवर्नमेंट्स जब ये अवेलेबल होंगे, जब तुम्हारे पास रिसोर्सेज आएंगे, प्लीज मेरे सिटीजन्स को ये दे देना। सबको समझ में आया या नहीं? सो ये डायरेक्शंस भी एक तरह के राइट्स है, ये सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स है, ये सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, ये गारंटेड राइट्स है, ये नॉन गारंटेड राइट्स है, ये जस्टिसिएबल राइट्स है, ये नॉन जस्टिसिएबल राइट्स है, ये नेगेटिव डायरेक्शंस है, ये पॉजिटिव डायरेक्शंस है। ये पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जस्टिसिएबल राइट्स, गारंटेड राइट्स चलते हैं। जहां ये खत्म होते हैं वहां पर आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 चालू होते हैं, जहां पर नॉन जस्टिसिएबल राइट्स चालू होते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन स्टार्ट होते हैं, नॉन गारंटेड राइट्स स्टार्ट होते हैं और डीपीएसपी स्टार्ट। Have you understood the arrangement of your constitution? ओरे बाबो, सबको समझ में आया या नहीं? तो तुमने मेरा मैथ्स पढ़ा? हाँ सर, मैथ्स समझ में आया। मैथ्स देखो, if A is equal to B, then B is equal to A. Are you understanding this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? एकदम समझ में आ रहा है या नहीं? So fundamental rights and DPSPs में fundamental rights are negative in nature, as they prohibit the state from doing certain things. Directive principles, these are positive in nature, as they require the state to do certain things. They are justiciable, that is, they are legally enforceable by the courts in case of their violation. They are non-justiciable. They are civil and political, hence ensuring political democracy. They are social and economic, hence ensuring social and economic democracy. They have legal sanctions, they have moral and political sanctions. They promote the welfare of the individual, hence they are personal
and individualistic. They promote the welfare of the community. They do not require any legislation. They are automatically enforced. They require legislation. The courts are bound to declare a law violative as unconstitutional, invalid, justiciable. They are non-justiciable. Are you understanding this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? Everyone has understood. Thank you, Sajil. पल्ले पड़ गया या नहीं पल्ले पड़ गया? सर एकदम पल्ले पड़ गया. Okay, very good. वेरी गुड. तुम्हारे राइट्स आए ना आए सानू की मैनू चाय मिलती मेरे राइट्स आ गए. ओके. ओ बोल. हाँ आप बोलो राइट्स. अब सारे राइट्स पढ़ेंगे. ओके मेरे राइट्स पूरे रखते साडा हक अच्छा. सो ऑलराइट ऑलराइट आगे देखते हैं सर. अब क्या हुआ, ये बड़ा अजीब सा सिचुएशन है, इसको समझना पड़ेगा तुमको. तो जब हम लोग ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे, okay, तो ब्रिटिशर्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास किया था. मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ब्रिटिशर्स ने एक चीज लिखी थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट है, उसको बोला था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. क्या बोला था सर? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. ओके तो ये क्या है सर? बेटा इसमें कोई खास मुश्किल नहीं. लॉ की भाषा में इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई भी कागज, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी डीड, ये सबको इंस्ट्रूमेंट लिखते हैं. ओके कोई भी लॉ, ये इंस्ट्रूमेंट होता है. इंस्ट्रक्शन तो तुम समझते ही हो. ओके तो पहले जो क्वीन थी, क्वीन, ओके जो क्वीन थी वो इंस्ट्रक्शंस देती थी वाइसरॉय को थ्रू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. ओके सो वो एक इंसान वाइसरॉय को बोला जाता था, भाई ये कर ले, ये मत कर, ये कर ले, वो मत कर. आई यू अंडरस्टैंड? इन्हीं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से, इन्हीं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम लोगों ने मॉडिफाई करके बनाया what are called as directive principles of state policy. Are you understanding this part? सिर्फ फर्क ये हो गया कि क्वीन ने इंस्ट्रक्शन दे रही, अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शन दे रहा है. Are you understanding this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो स्टेट को जो डायरेक्शंस दे रहा है वो सबको समझ में आ रहा है या नहीं? और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो स्टेट को जो डायरेक्शंस दे रहा है वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव नहीं दे रहा है, फिर वो लेजिस्लेटिव डायरेक्शंस दे रहा है. ये अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा. लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू इन 2 minutes फ्रॉम नाउ. सो हम लोगों ने, अगर तुम्हें क्वेश्चन आएगा, आई विल कम बैक टू दिस, ओके, बट अभी के लिए समझना. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हम मोटिवेट हुए और इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस से हम मोटिवेट हुए और हमने लिखा डीपीएसपी. सर आपको पता है क्या क्या ये एक्चुअली पहले भी हुआ था. सो गवर्नमेंट ऑफ और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड में तुम्हें दिख रहा है? हाँ सर. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड में भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है. तो अगर हम लोग मोटिवेट हुए तो हम लोग आयरलैंड से भी हुए. ओके सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड बोला थैंक यू, तुम लोगों की वजह से हमें डीपीएसपी मिले. तो बोले ज्यादा थैंक यू बोलना तो स्पेन वालों को बोलना. स्पेन को कहीं को बोला क्योंकि उन्होंने मनी हाइस्ट बनाया. मैंने कहा नहीं अच्छा सॉरी, इसीलिए बिकॉज उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेन था, ओके जहां पर डीपीएसपी था. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो स्पेन से गया आयरलैंड, आयरलैंड से गया इंडिया. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? तो देख लेना क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे. कभी कभी यूपीएससी वाले ना फनी हो रहे थे. ओके तो याद रखना स्पेन भी है, आयरलैंड भी है, हम भी है और इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी है. क्वेश्चन दिमाग लगा के सोच लेना. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तुम देख रहे हो दोनों के कलर भी सेम है. ओह अरे हाँ, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सब तो ना, लेकिन हमारा वाला ज्यादा सुंदर है. हाँ बिल्कुल. So, भारत हमको everyone has understood this part or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? पल्ले पड़ गया या नहीं समझ? Yes sir. So I will come back to this. तो ये तो ट्रिविया क्वेश्चन है, बड़े कम ही आते हैं आजकल, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं. अब सर जो आप समझाने की कोशिश कर रहे थे वो आपने समझा तो दिया, लेकिन हमको विश्वास नहीं है. क्या विश्वास नहीं? कि आप जो समझा रहे थे ये एकदम सही बात है. नहीं बेटा ये एकदम सही बात बोली मैंने. Now you have to understand the parallels between part 3 and part 4 of the Constitution. ध्यान से सुनना, ठीक है? So part 3 of the Constitution क्या है? सर part 3 of the Constitution है आर्टिकल 12. बड़े ध्यान से सुनो. हाँ सर, अब तुम्हें रियलाइज होगा कि मैं तुम्हें क्यों बोलता हूँ कि इन वीडियोस को 6, 7, 5, 20, 50 बार देखो, ताकि तुमको बिल्कुल एक सेकंड में तुम्हारा ब्रेन वहां पर कैच करे, तब तुम्हें कनेक्शन आएंगे. बेटा यूपीएससी में फैक्ट्स के मार्क्स नहीं मिलते, वो दिन ही चले गए, चोगे. कनेक्शन ऑफ फैक्ट्स के मार्क्स मिलते. अगर तुम्हारा जन्म कुछ इस वर्ष में हुआ होता
कि तुमने 2013 से पहले एग्जाम या 2014 के आसपास भी 2014 के आसपास एग्जाम दिया होता तो तुम्हारी लॉटरी लगी होती। क्यों सर, क्या ऐसा क्या होता बेटा? मतलब बहुत अच्छे दिन थे वो रट्टू तोतों के लिए। क्यों? क्योंकि तब एग्जाम आती थी व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हु। अच्छा, बहुत ही सिंपल होता था। जैसे आज का ही क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वो हम पूछेंगे, हम ऐसे कर सकते हैं, ओके, व्हाट इज द दैट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच हैज डीपीएसपी। कैसी बातें कर रहे हैं सर, हमको मालूम है क्या आंसर आएगा। सर चिल्लाएंगे चिल्लाएंगे हम, ढोल नगाड़े और ढोल बजने लगा, हमें मालूम है सर पार्ट 4। यू अंडरस्टैंड? सबको समझ में आया कि नहीं? फिर हमें बताएगा वेयर वॉज पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन गिवन। सब कुछ भी बोले, हमको एग्जैक्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मालूम है, बैंक ऑफ रिवर रावी लाहौर में हमको याद है। अच्छा, फिर तुम्हें बोलेंगे कि व्हेन वाज पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन गिवन, सर हमको ये भी मालूम है 26 जनवरी 1930। ओके, फिर बोलेंगे कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। यस और नो? हाँ सर। सर मिठाई खाओगे कि चॉकलेट खाओगे कि क्या खाओगे? क्यों? क्योंकि हम तो आईएएस ऑफिसर बन गए। यस नो? अरे देखो हमको सब आता है। ऐसा होता था। इसीलिए इसीलिए कुछ बुक्स बहुत फेमस हो गई, क्योंकि रट रटा के तुम ऐसा पूरी पूरी बुक रट लेते थे लोग। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो ये बहुत मजेदार दिन थे। ओए होए, कहां चले गए? जाने कहां गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में। मुश्किल हो गया सर, क्या वो दिन ही चले गए। आई यू अंडरस्टैंडिंग? अब एग्जाम का पैटर्न ही चेंज किया, तो यूपीएससी को पता चल गया ये यहाँ पे पूरा देश ही रट्टू रट्टू एक्सपर्ट है, एक किताब लेते हैं रट लेते हैं पूरा का पूरा। तो इन लोगों ने ना ट्रेंड ही चेंज कर दिया। अब इन्होंने क्वेश्चन चेंज कर दिए, अब बोल दिए व्हाई एंड हाउ। ओके, ये क्या है? जैसे इसी में आज का एग्जाम में आएगा, व्हाई वर राइट्स डिवाइडेड into part 3 and part 4. ओडी बाबू, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? अभी से 20 मिनट पहले अगर तुमको ये क्वेश्चन पूछा जाता तो तुम चक्कर खा के गिर चुके होते। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? तो तुम ऐसा एंटी क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन में होते। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाउ विल यू इंश्योर, हाउ विल यू मेक डिजिटल इंडिया, हाउ विल यू मेक डिजिटल इंडिया कैंपेन सक्सेसफुल? सर ये क्या बात हुई? अब पॉइंट ये है कि आपको डिजिटल इंडिया कैंपेन सक्सेसफुल होने के लिए मोदी जी के सारी स्कीम, जनधन योजना, आधार, मोबाइल, सब कुछ पता होना चाहिए। उसके बाद भी तुमको कोई ना कोई होगा, भगवान जाने ये चलेगा कि नहीं, हमारे पास रिसोर्सेज है कि नहीं, हमारा 5G रेवोल्यूशन होगा कि नहीं, हमारे सैटेलाइट वर्क करेंगे कि नहीं, क्या हमारी डिजिटल लर्निंग होगी कि नहीं, डेटा प्राइवेसी होगा कि नहीं, डेटा प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट है या नहीं है। सर बस करो सर, बस रुलाओगे क्या? अब तुम्हें समझ में आएगा कि ये कनेक्शन की एग्जाम होगी। अब रट लो जितनी किताबें रखनी है, ओके, कहीं नहीं पहुंचोगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? अब सिर्फ कनेक्शन के मार्क्स मिलेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? पल्ले पड़ गया या नहीं? सो अब वक्त बदल गया है। तो प्रभु ने क्या बोला था अर्जुन को? सो प्रभु ने अर्जुन को क्या बोला था? प्रभु ने अर्जुन को बोला था, अर्जुन हथियार उठाने से पहले दुश्मन को पहचान। ओके, समझ में आ रहा है या नहीं? सो पहले दुश्मन को पहचानो। दुश्मन क्या बोल दिया है? सर दुश्मन व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हु भूल गया है। ओके, और व्हाई और हाउ पूछ रहा है। ओके, सो हमें इंटरकनेक्शन आना चाहिए। तो वैसे ये इंटरकनेक्शन समझो। सो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 12 से स्टार्ट होता है और आर्टिकल 35 तक जाता है। इसमें क्या हो रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसमें तुमको राइट्स दे रहे हैं। कौन से राइट्स? सिविल एंड पॉलिटिकल। कौन से राइट्स? गारंटेड। कौन से राइट्स? जस्टिसेबल राइट्स। या फिर बोला जा सकता है वो तुमको नेगेटिव डायरेक्शन दे रहे हैं। यस और नो? वो तुम्हें कुछ स्टेट को बोल रहे हैं सिटीजन के खिलाफ मत कुछ करना, डोंट डू समथिंग। सर ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोल रहा है, ध्यान से सुनना। ये क्या है सर? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोल रहा है। किसको बोल रहा है? सर दोनों ही केस में वो राइट्स भी स्टेट ही देगा और डायरेक्शंस भी स्टेट को दी जा रही है। इसीलिए मेरा बच्चा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट से मुखातिब है, स्टेट से बात कर रहा है, एड्रेसिंग द स्टेट, इसलिए पहला आर्टिकल डिफाइंस द वर्ड स्टेट। हाँ, अच्छा,
तो बाबा साहब किससे बात कर रहे हैं? स्टेट से बात कर रहे हैं। सर इसका क्या मतलब? सिमिलरली पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 36 से स्टार्ट हो रहा है और आर्टिकल 51 तक जा रहा है। अच्छा, फिर इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कर रहा है? सर राइट्स दे रहा है। कौन से राइट्स दे रहा है? सर राइट्स दे रहा है सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, लेकिन ये नॉन गारंटेड राइट्स है, क्योंकि भविष्य तो किसी ने देखा नहीं है ना सर। ये नॉन जस्टिसेबल राइट्स है, क्योंकि भविष्य में पता नहीं अवेलेबल होगा कि नहीं होगा, ये सुनो। लेकिन ये पॉजिटिव डायरेक्शंस दे रहा है किसको? स्टेट को। क्या करने के लिए? कुछ तरीक करने को। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? दोनों ही केस में कौन बात कर रहा है? दोनों ही केस में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बात कर रहा है। किससे बात कर रहा है? स्टेट से बात कर रहा है। बाबा साहेब किससे बात कर रहे हैं? स्टेट से बात कर रहे हैं। इसीलिए पार्ट 4 में भी पहला आर्टिकल टॉक्स ऑफ स्टेट। ओके, समझ में आ रहा है या नहीं? सो पहला आर्टिकल यहां पे भी स्टेट है और यहां पे भी स्टेट है। तो मैंने बाबा साहब को बोला, मैंने कहा बाबा साहब ये स्टेट ना शायद नहीं। सो पहला आर्टिकल यहां पे भी स्टेट है और यहां पे भी स्टेट है। तो मैंने बाबा साहब को बोला, मैंने कहा बाबा साहब ये स्टेट ना शायद कोई और स्टेट है, ये कोई और स्टेट है और ये कोई और स्टेट है। यहां पर हमें डेफिनेशन याद है, Parliament of India, Government of India, Legislature of the States, Government of States, any other authority, local authority within the territory of India under the control of Government of India. बाबा साहब ने बोला आर्टिकल 36 में भी मैं स्टेट डिफाइन कर रहा हूं। मैंने कहा बाबा साहब बताओ, कुछ ना कुछ तो फर्क होगा, कुछ तो ही फर्क होगा, मैं पकड़ लूंगा। बाबा साहब ने बोला इन दिस आर्टिकल द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड स्टेट, द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड स्टेट, definition of the word state is same as part 3 of the constitution. ओरी बाबा, कंफ्यूजन का चांस ही नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सो दोनों ही तरफ से स्टेट की बात हो रही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? पल्ले पड़ा या नहीं? सो इसके नीचे क्या लिखना होता है सर? इसके नीचे लिखना होता है हेंस प्रूव कि दोनों ही साइड पर ओके, ये दोनों ही साइड पर ये राइट्स है और दोनों ही साइड पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट से बात कर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? हर्षित जितनी तो मेहनत कर रहा है ना वो क्लास के बाद में कर लियो। ओके, तेरे को समझ में आ जाएगा। तूने ऐसे इतना देश का रिसोर्स बर्बाद किया। इंटरनेट इज ऑल्सो रिसोर्स। ओके बेटा, यू आर बीइंग टॉट बाय अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट। शांति से पढ़ ले। 51 के बाद जब हो जाएगा ना तो तेरे को रिसर्च करना पड़ेगा कि कुछ तो डाउट्स पूछूं कैसे। ओके, लोग पैसा देते हैं मेरी क्लास में डाउट्स क्रिएट करने के लिए। ओके, इतनी लंबी लाइन लिख दी। ओके, आगे देखो। सो हमने कर लिया आर्टिकल 36 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 36 क्या डिफाइन कर रहा है सर? स्टेट। वेरी गुड सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया, तो आर्टिकल 36 हो गया, एक एक करके हम सारे खत्म करेंगे। आर्टिकल 36 डिफाइंस द वर्ड स्टेट। सर एक मेरे को प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम? जो आर्टिकल 37 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पढ़ने से पहले मेरे को आपको एक क्वेश्चन पूछने का। क्या सर? क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। ओके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, यस और नो? बेटा देखो ये क्वेश्चन बड़ा डेंजरस क्वेश्चन है। क्यों सर? क्यों सर? सुनो, नहीं सर बाइंडिंग है कि नहीं है? बेटा समझने की कोशिश करो। यू बी वेरी केयरफुली अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट। जब हम वर्ड बाइंडिंग वर्ड यूज करते हैं तो हमको क्लैरिफाई करना पड़ता है। जैसे मैंने अनुभव के साथ एक अग्रीमेंट किया। अच्छा, अनुभव के साथ एक अग्रीमेंट किया। क्या अग्रीमेंट किया सर? तो सिद्धार्थ और अनुभव के बीच में ये अग्रीमेंट हुआ कि सिद्धार्थ अनुभव को 1 कप चाय पिलाएगा। अच्छा सर, आप अनुभव को चाय पिलाओगे? यस। और अनुभव सिद्धार्थ को हर चाय पर 1 करोड़ रुपए देगा। क्या बात करो सर, दोनों केस में अपना फायदा है। अनुभव चाय भी पिलेगा, मैं साथ में चाय भी पी लूंगा और 1 करोड़ भी मिल जाएगा। और अनुभव को मैंने बोला भाई साइन कर दे भाई। ओके, तो स्टैम्प पेपर पे साइन हो गया। अब ये बाइंडिंग है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? अनुभव बहुत अच्छा बच्चा है। अनुभव ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और मैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में बहुत बड़ा चैंपियन माना जाता हूं। मैंने कहा भाई अनुभव, रोज सुबह आना जरूरी है, मैं रोज तेरे को चाय पिलाएगा और रोज तुम्हें को 1 करोड़ रुपए गिन के देगा। ओके, कैश में देना, कैश में, जीएसटी नहीं पे करना मैंने। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? ओके, सो बिल्कुल संभाल के। ऑलराइट, तो अनुभव ना 1 करोड़ रुपए मेरे को रोज देता रहता। मैंने कहा ठीक है चलो यार, दाल पानी चलती जा रही है, ठीक है। अनुभव ने रोज 1 करोड़ दिया। ये लीगली बाइंडिंग है।
क्या है सर? ये लीगली बाइंडिंग है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? एक दिन अनुभव आया, ओके, और अनुभव ने मेरे को पैसे दिए। अनुभव रोज मेरे को 1 करोड़ रुपए दे रहा था। अनुभव के ज्यादा ही पैसे आए हुए थे। अनुभव ने मेरे को पैसे दिए, ओके, तो वो 1 करोड़ नहीं थे, ओए होए, फिर वो 1 करोड़ 2 लाख थे। 2 लाख, दो एक गड्डी एक्स्ट्रा आ गई, ओए होए। सर, अनुभव ने 1 करोड़ 2 लाख दे दिया। अब ये मेरी जेब में आ गए। अनुभव पैसे देकर चला गया, लेकिन अब ये मॉरली बाइंडिंग है मेरे ऊपर। मॉरली, मॉरल साइंस, ओके सर, वकीलों को मॉरल साइंस, अरे कभी कभी पढ़ लेते, ओके। मॉरली बाइंडिंग है मेरे ऊपर कि मैं उसको बुलाऊं, भाई तेरे 2 लाख मेरे पास ज्यादा है, ले जा भाई। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सो जब हम बाइंडिंग वर्ड यूज करते हैं तो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो लीगली बाइंडिंग है कि वो मॉरली बाइंडिंग। डीपीएसपीस लीगली बाइंडिंग नहीं है। फंडामेंटल राइट्स लीगली बाइंडिंग है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर तुमने या स्टेट ने कोई भी वायोलेशन, अब्रिजमेंट, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स किया, तुम कहां भाग के जाते हो? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। क्यों? क्योंकि ये लीगली बाइंडिंग है। लेकिन डीपीएसपीस मॉरली बाइंडिंग है। क्यों सर? मैंने तुम्हें क्या बोला था? बाबा साहेब ने स्टेट को क्या बोला? बिल्कुल ध्यान से समझो बेटा सब्जेक्ट। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम घर की बात कर रहे हो। यू विल अंडरस्टैंड दिस विद कॉमन सेंस। पॉलिटी फ्रैंकली इज वेरी हाई लॉजिक बट इन वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल कॉमन सेंस। मैंने तुम्हें बोला था, बाबा साहब ने बोला था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को के थ्रू मैं डायरेक्शंस दे रहा हूं कि गवर्नमेंट जब तुम्हारे पास रिसोर्सेस हो, जब तुम्हारे पास रिसोर्सेस हो तब मेरे सिटीजन्स को दे देना। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना सर कि वो रिसोर्सेस आने के बाद, वो अवेलेबिलिटी होने के बाद भी तुम सिटीजन्स को ना दो। यस और नो? यस और नो? इन अदर वर्ड्स, इट हैज टू बी बाइंडिंग बट नॉट लीगली, ये मॉरली। मेरे अंतरात्मा में आवाज आनी चाहिए कि मैं इन डीपीएसपीस को डिलीवर करूं। लेकिन सर डिलीवर करोगे कैसे? ध्यान से सुनना। डीपीएसपीस, सब लोग चिल्ला के बोलेंगे, डीपीएसपीस आर डिलीवर्ड बाय मेकिंग लॉस। मैंने क्या बोला? डिलीवर्ड बाय मेकिंग लॉस। बाय मेकिंग लॉस। सब लोग चिल्लाएंगे, बाय मेकिंग लॉस। बाय मेकिंग, सब लोग चिल्लाएंगे, बाय मेकिंग लॉस। सब लोग क्या बोलेंगे सर? बाय मेकिंग लॉस। बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, आर्टिकल 37, द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस पार्ट शैल नॉट बी एनफोर्स्ड बाय एनी कोर्ट। सर ये हमें मालूम है, नॉन जस्टिसिएबल, नॉट लीगली बाइंडिंग, not legally binding, but the principles in this are fundamental in the governance of the country and it shall be the duty matlab morally binding of the state to apply these principles in making laws। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सो अब मेरे को पुरानी लाइन पे वापस जाना पड़ेगा। क्या मतलब सर? पुरानी लाइन पे क्यों जाना पड़ेगा? कहां चले गए? अरे सर कहां जा रहे हो? अरे सुनो ना, अब तुम्हें याद आया कि नहीं? क्वीन ने वाइसरॉय को एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस दी थी। डीपीएसपीस और लेजिस्लेटिव इंस्ट्रक्शंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? पल्ले पड़ रहा है या नहीं? सबको समझ में आया? तो ये एग्जीक्यूटिव नहीं है, ये लेजिस्लेटिव इंस्ट्रक्शन है। पल्ले पड़ गया या नहीं? देखा कनेक्शन? देखा तुमने? सर बहुत ही सॉलिड कनेक्शन है। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? इसीलिए डीपीएसपीस को नोवेल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया था। क्या बोला गया था सर? नोवेल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोला गया था सर? नोवेल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि पहली बार इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटिव नहीं, लेजिस्लेटिव दी गई थी। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? ऐसा पढ़ते हैं टॉपर्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अब यूपीएससी को बोलो क्वेश्चन पूछने को
या किसी टेस्ट सीरीज वाले को बोलो पूछने को, आई यू अंडरस्टैंडिंग? सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सो बाबा साहेब की ही लैंग्वेज में पढ़ेंगे। ओके, सो गुरुदेव आए हैं, चरण स्पर्श करो। और गुरुदेव बोले, Dr. Ambedkar described these principles as novel features of the Indian Constitution. सबको समझ में आ रहा है या नहीं? Why? Because ये एग्जीक्यूटिव नहीं, लेजिस्लेटिव इंस्ट्रक्शंस है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये जितने भी आर्टिकल्स है, ओके, इनको हमने क्लासिफाई किया है। सर हमने मत बोला कर, हर चीज में हमने क्लासिफाई किया। कॉन्स्टिट्यूशन ने किया होगा? नादान परिंदो, कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं किया। हमने अपनी सुविधा के लिए, अपने लिए हमने इन आर्टिकल्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया। प्लीज रिमेंबर, ये हमने किया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं किया। सो हमने अपनी समझदारी से बुद्धि प्रयोग करके हमने इनको 3 प्रिंसिपल्स में किया है। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स मतलब डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट जो हम लोग है। ओके, हम लोग डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट है, तुम्हें मालूम है? बट मैं थोड़े टाइम बाद रशिया चले जाऊंगा, तो वो मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट स्टेट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? एवरीवन ओके। तो वो जो प्रिंसिपल्स है वो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, जो गांधी जी के थॉट प्रोसेस में है वो गांधीयन प्रिंसिपल, और जो लिबरलिज्म से इंस्पायर होते हैं वो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। तो तुमको ये एक छोटी सी क्लासिफिकेशन याद करनी है। तो ये छोटी सी है, यस। So 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A, 47 सिर्फ ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है। फिर गांधीयन प्रिंसिपल में 40, 43, 43B, 46, 47 एंड 48। लिबरल इंटेलेक्चुअल्स में 44, 45, 48, 48A, 49, 50, 51। सर आप ना रिपीट कर रहे हो, देखो 47 इधर भी है और 47 इधर भी है। बेटा मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खाती, यहाँ पर हमने क्लासिफाई किया। तो 47 में कुछ पोर्शन सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है, कुछ पोर्शन गांधीयन प्रिंसिपल है। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? तो सब लोग इसको याद कर लो। तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में 38, 39, 39A, 41, 42, 43 and 43A and 47। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको समझ? सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्या हो रहा है सर? 1 2 3 4 क्या हो रहा है सर? हद होगी। तो 38 से स्टार्ट करो। ओके, ऐड करो 1, 39। अच्छा, ऐड करो 2, 41। ओ 41 में 3, 41, 42, 43 और 43 में ऐड करो 4, 47। 1 2 3 4 सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रही? बेटा कहीं तुम टॉप तो नहीं करने वाले? ओहो, सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? एवरीवन हैज अंडरस्टूड। बताओ, मैंने तुमको सारे तरीके बता दिए। Everyone has understood this or not? सबको समझ में आ गया या नहीं? So everyone has understood this one. तो DPSPs के साथ ना हमारी बहुत पुरानी जंग चल रही है। क्या बात कर रहे हो सर? So DPSPs मैं तो पहले से जानता था, लेकिन ये जो कहानी मैंने आज तुम्हें बताई है, ये इतना सिंपल होता तो सबको पता होता। ये सुप्रीम कोर्ट में बड़ी पुरानी जंग चल रही है। डीपीएसपीस और फंडामेंटल राइट्स के बीच में ये जंग बड़ी पुरानी चल रही है। तो मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाऊंगा। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीस के बीच में कौन डोमिनेट करेगा, क्योंकि दोनों ही डायरेक्शंस है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। और दोनों ही राइट्स है। हाँ सर, दोनों डायरेक्शंस भी है और दोनों राइट्स भी है। आई यू अंडरस्टैंडिंग? तो कौन जीता कौन जीता? सर आप हर क्लास में यही बताते हो, कौन जीता कौन जीता। कभी 13 और 368 की लड़ाई करवा रहे हो, कभी फंडामेंटल राइट डीपीएसपी, है ना? मेरे को बचपन से अच्छा लगता था, सुपरमैन ज्यादा स्ट्रॉन्ग की स्पाइडरमैन ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो मेरे पापा बोलते थे नालायक पढ़ भी ले कभी तो, सारा दिन कार्टून देखता रहता है। तो मैं बोलता था पापा मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मैं सारे कार्टून देखकर ये देखना चाहता हूँ कि सुपरमैन जीतेगा कि स्पाइडरमैन जीतेगा। मैं मेहनत कर रहा हूँ, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट। ओके, फिर पापा जो मेरे को हीमैन बनाते थे ना, ओके, फिर मेरे को पता चलता। आई यू अंडरस्टैंड? मैं बचपन से रिसर्च कर रहा हूँ। आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं बचपन से बहुत मेहनत कर रहा था, सुपरमैन स्पाइडरमैन मैंने सारे कार्टून्स देख डाले इसी चक्कर में। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चंपकम दोरायराजन केस। सर याद आ रहा है तुमको? हाँ सर, चंपकम दोरायराजन केस में सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स को जिता दिया। ओह, फंडामेंटल राइट्स रहा है यहाँ पर, और डीपीएसपी हो गया इन्ना सा। ओए होए, बेचारा दुखी हो गया। ओके, तो माय लॉर्ड ने बोला fundamental rights will always prevail over DPSPs and DPSPs will remain subsidiary. Are you understanding this? तो राउंड 1 में फंडामेंटल राइट्स बहुत जबरदस्त जीते, और ये था
स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस श्रीमती चंपकम एज इन 1951। तो बड़ा पुराना जमाना है सर, और बड़ा पुराना जमाने में बोला ये जजमेंट में आया, exact screenshot. A directive principle of state policy laid down in part 4 of the Constitution cannot in any way override or abridge the fundamental rights guaranteed by Part 3. On the other hand, they have to conform to and run as subsidiary to the fundamental rights laid down in Part 3. अरे सर DPSP पूरा मन गए सर, DPSP sad हो गए। Are you understanding this? और fundamental rights चमक रहे हैं, चप्पा चप्पा चरे कचले और आनबा नहीं आ रही है तेरी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है? ये कौन सा केस था सर? ये पहला ही केस था। ओके, द स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस श्रीमती चंपकम दोराया राजन 1951। पल्ले पड़ गया या नहीं? ओके सर, सबको समझ में आ गया या नहीं समझ में आ गया? वक्त थोड़ा सा बदल रहा है। क्या मतलब सर? वक्त बदल रहा है। सो अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2008 में केस है। ओके, क्या सर? और ये जो वक्त बदल रहा है सर, वक्त। ओके, ये जो वक्त है ना सर, ये बदलता है। अब फंडामेंटल राइट्स, अशोक कुमार ठाकुर केस में फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को बोला कि तुम साथ साथ भी रह सकते हो, हम साथ साथ हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सेम लड़ाई हुई, तो बोला नो डिस्टिंक्शन कैन बी मेड बिटवीन द टू सेट्स ऑफ राइट्स। फंडामेंटल राइट्स रिप्रेजेंट सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एम्बॉडी सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। बेटा, मैंने तुम्हें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पढ़ा दी, मेरी दोस्ती की बलाएं लो, मुझे हाथ उठाकर दुआएं दो, मैंने तुमको आईएएस बना दिया। ये एग्जैक्ट स्क्रीनशॉट्स है। Merely because directive principles are non-justiciable by judicial process does not mean they are of subordinate importance. यानी कि थोड़ा सा लेवल ऊंचा हो गया, ड्रॉ हो गया मैच। Are you understanding? बोला साथ साथ हाथ पकड़ के चलो। ओके, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Are you understanding? So fundamental right पिछली बार बिल्कुल जीत गए थे, अब बोला साथ साथ चलो। Are you understanding this part? सबको समझ में आ रहा है? सर वक्त बदल गया है, जज्बात बदल गए। Are you understanding this or not? Very good sir. मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों को बोला कि हम दोनों को मिक्स करके एक आइडियल एनवायरनमेंट बना सकते हैं। सो मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो हमने कल भी किया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था फंडामेंटल राइट्स, एंड आई कोट, आर नॉट एन एंड इन देमसेल्व्स बट आर अ मींस टू एन एंड। फंडामेंटल राइट्स जो सपना दिखा रहे, वो सपना पूरा नहीं, वही सपना है जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बता रहे। एक्चुअली फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीस कर क्या रहे सर? वो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीस सिटीजन्स को अच्छी जिंदगी देने के लिए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट। मेरी बात समझ में आई या नहीं? चाहे वो सिविल राइट हो, चाहे पॉलिटिकल राइट हो, चाहे सोशल राइट हो, चाहे इकोनॉमिक राइट हो, अल्टीमेटली तो वो सिटीजन्स के लिए ना। तो अगर गाड़ी, ट्रेन का एक डब्बा बोले ना भैया मैं तेरे साथ नहीं चलूंगा, और ट्रेन का डब्बा दूसरा बोले ना भैया मैं तेरे साथ नहीं चलूंगा, तो ट्रेन ही नहीं पहुंचेगी। इन अदर वर्ड्स, दोनों को हार्मोनियसली कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, दोनों को मिल मिला के करना चाहिए। Indian Constitution is founded on the bedrock of the balance between the two. To give absolute primacy to one over the other is to disturb the harmony of the Constitution. The harmony and balance between fundamental rights and directive principles is an essential feature of the basic structure of the Constitution. Sir, are you understanding this or not? अगर तुम मेंस में आंसर लिख रहे हो तो ये आंसर्स लिख कर आना बेटा, अपने मन गढ़ंत आंसर मत लिख कर आ जाना, फेल हो जाओगे, फॉर्म पे फॉर्म भरते रहोगे। तो बहुत सारे लोग यूपीएससी एग्जाम में चले जाते हैं, जब वो मेरे कोर्सेज देखते हैं ना, मुझे बहुत बार मुझे समझ सुनाई तो देता ही है, मेरे भी गुप्तचर कोने कोने में फैले हुए हैं। मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों को कंप्लेंट आती है, सिद्धार्थ सर कुछ जरूरत से ज्यादा डिटेल में पढ़ाते हैं, ओके डूब जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, कुछ नहीं होगा बेटा, ये आग का दरिया है और डूब के जाना है, क्या लिख कर आओगे वरना। ओके, अगर तुम्हें फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में होगा, until unless you do an in-depth preparation, you are going to fail this exam with guarantee in capital G. Are you understanding this or not? So it is very, very important that we follow this part. Are you understanding this or not? सबको समझना। So harmonious construction होना बड़ा जरूरी है। तो एक दिन मैं गिटार बजा रहा था, तो मैं ऐसे सी मेजर बजा रहा था, ओके, तो मेरे बाजू में जो पियानो बजा रहा था ना, वो सी माइनर बजा रहा था। मैंने कहा नालायक, ओके, बोला मेरे को सी माइनर बजाने का दिल कर रहा है। मैंने कहा मैं सी मेजर बजा रहा हूँ, तू भी सी माइनर बजाएगा तो कैसा बजेगा? वो जब अजीब सा आवाज आएगा। द बेस्ट तरीका है कि अगर हमें म्यूजिक बनाना है तो हमको हारमोनियसली होना चाहिए। द बेस्ट तरीका ये है, चल ना तू सी माइनर बजा ना मैं सी मेजर बनाता हूँ, चल अपन दोनों ही एक कॉर्ड बजाते। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो मिडिल वे लाओ, लेकिन हारमोनियसली लाओ। लॉ में भी ऐसा ही होता है, अगर कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग प्रिंसिपल्स मिलते हैं तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोशिश करता है कोई मिडिल वे लाओ ताकि दोनों में कोऑर्डिनेशन हो।
और उस प्रिंसिपल को बोला जाता है ut res velia proteus quam peria। जैसे मैक्सिम था ऑडी ऑल्टरम पार्टम, वैसे ये है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब इंटरप्रिटेशन should be preferred which makes the machinery workable। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? मैं जो तुम्हें अभी क्वेश्चंस बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस है। गोलकनाथ जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर्म एन इंटीग्रेटेड स्कीम। ये प्लीज मेंस में लिखकर चले आना। केशवानंद भारती केस में फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कॉन्शियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया था। ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में आ चुका है। लोगों को पता ही नहीं था ये क्वेश्चन आया कहां से। सर पे चोट लग गई, सर क्या हो गया, पता नहीं कित्थों लिखे ऐसी। वो केशवानंद भारती का पार्ट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Both parts of fundamental rights and part 4 have to be balanced and harmonized. Then alone the dignity of the individual can be achieved. They were meant to supplement each other. I hope everyone has understood this part. सबको समझ, बेटा टॉपर बन रहे हो तुम, मेहनत कर लो, फिर तुम मेरे को थैंक यू की चाय पिलाओगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? Everyone has understood। तो ऐसे पढ़ना पड़ता है एक एक सब्जेक्ट को। 1 घंटा लग गया, मैंने तुम्हें अभी तक सिर्फ बेसिक फाउंडेशन समझाया। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड। सबको समझ में आ रहा है या नहीं एवरीवन? तो इसी खुशी में हम लेंगे एक 5 मिनट्स का ब्रेक और इसी को कंटिन्यू करेंगे हम 5 मिनट बाद। ओके सर।
विदुल, अर्चना, संजना, अजीत, निशा, बहुत ही बढ़िया, ड्रीम लाइफ, जानवी, सोहम, शिवांगी, मधुसूदन, वेरी गुड, शिवानी, मोहित, तुम सबको अच्छा बच्चा अवार्ड भेजा जाएगा। ओके, और तुम्हारा होम डिलीवर होगा, शांतनु, प्रिया, ईशा, प्रज्ञा, सबको। और मेरे पास बहुत ही सॉलिड कोरियर कंपनी है, जल्दी जल्दी कोरियर कंपनी है, उसका नाम। ओके, अब हम करेंगे आर्टिकल 38। एवरीवन रेडी? यस और नो? अरे रेडी हो या नहीं रेडी हो? ओके, ऑलराइट। सो क्या होता है मालूम है, हम लोगों के पास बहुत सारे डेफिनेशंस होते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है सर? ना ध्यान से सुनना। ओके, सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सर सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है सर? सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो सिटीजन को मैंने बुलाया, मैंने कहा सिटीजन, ओ सिटीजन इधर आ। तो सिटीजन आया भागते हुए, बोला क्या हुआ सिद्धार्थ? मैंने कहा तेरे को क्या चाहिए बाबा स्टेट से? वो बोला क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा जो बोलो वो मिलने वाला है। तो सिटीजन ने बोला कि ऐसा कर रहा सिद्धार्थ, मेरे को ना राइट टू वर्क दे दे, काम चाहिए बाबा। ओके, फिर पेंशन भी दे देना, फिर मेरे को काम करने की जगह भी अच्छी होनी चाहिए, फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड भी होना चाहिए, फिर लोकल गवर्नमेंट भी होनी चाहिए, और मेरे को न्यूट्रिशन का भी ख्याल रखो, हेल्थ का भी ख्याल रखो, एजुकेशन का भी ख्याल रखो। मैंने कहा फिटे मुंह, तेरे तो बड़ी डिमांड्स है, जिंदगी में बड़ी डिमांड है तेरी है। तो बोला ऐसे ही यार, तूने बोल कर। मैंने कहा जो बोलो वो मिलने वाला है। तो सिटीजन ने बोला कि ऐसा कर रहा सिद्धार्थ, मेरे को ना राइट टू वर्क दे दे, काम चाहिए बाबा। ओके, फिर पेंशन भी दे देना, फिर मेरे को काम करने की जगह भी अच्छी होनी चाहिए, फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड भी होना चाहिए, फिर लोकल गवर्नमेंट भी होनी चाहिए, और मेरे को न्यूट्रिशन का भी ख्याल रखो, हेल्थ का भी ख्याल रखो, एजुकेशन का भी ख्याल रखो। मैंने कहा फिटे मुंह, तेरे तो बड़ी डिमांड्स है, जिंदगी में बड़ी डिमांड है तेरी है। तो बोला ऐसे ही यार, तूने बोला मांग इसलिए मैंने मांगा। मैंने कहा फिर एक ही वर्ड बोलना, क्या? स्टेट को बोल कि तेरे वेलफेयर का ख्याल रख। आर यू understanding this or not? Instead of saying 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, one word which will summarize everything will be called as welfare state. हाँ सर, इसी चीज को आर्टिकल 38 में लिखा। आर्टिकल 38 बोला द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? तो जो हमारे ओवरऑल कॉन्सेप्ट है वो है वेलफेयर का। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? इसीलिए इसको बोला गया वेलफेयर स्टेट। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज द कीस्टोन ऑफ पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कीस्टोन मतलब बाकी सब बातें छोड़ो, एक ही वर्ड बोल दो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सिर्फ एक ही वर्ड बोल दो और उसी से सारा मीनिंग समझ में आ जाए, तो उसको बोला जाता है वेलफेयर स्टेट। एक ही बटन दबाओ, बाकी सब उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो बोलते हैं ना कि तेरे मेरी कहानी किस्सा तुलानी है, मुख्तसर सी बात है कि तूने मुझे बर्बाद किया। मुख्तसर सी बात, सिंपल लाइन इज वेलफेयर स्टेट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये क्या लिखा हुआ सर? आर्टिकल 38 में। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सो आर्टिकल 38 तुमको क्या बोल रहा है? दैट द स्टेट शैल स्ट्राइव टू बी अ वेलफेयर स्टेट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? अरे बाबा पल्ले पड़ा या नहीं पल्ले पड़ा? हाँ सर सबको समझ। तो जब मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा ना, ओके, जब मैं रशिया का प्रेसिडेंट बनूंगा ना, तो मैं ना प्रॉफिट करूंगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो मैं ना प्रॉफिट स्टेट बनाऊंगा। मैं इतना टैक्स खींचूंगा ना सिटीजन से, ओए होए, फिर महंगी से महंगी चीजें बेचूंगा सिटीजन को। मैं हूंगा ना स्टेट के पास पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, प्रॉफिटेबल स्टेट हो जाएगा। और मैं इंडिया में आता हूं तो मैं मोदी जी को मिला। मैंने कहा मोदी जी आपके पास कितना पैसा है? बोले सिद्धार्थ हमारा तो हर साल करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। मैंने कहा डेफिसिट, प्रॉफिट नहीं होता? बोले नहीं सिद्धार्थ, हम प्रॉफिट कमाने के लिए छोड़ना है, हमें सब्सिडी देनी है, हमें लोगों को भला करना है, हमें जॉब्स देनी है, हम बढ़ बढ़ के वेलफेयर स्टेट करेंगे। मैंने कहा ओहो, मैं होता रशिया में, मैं तो प्रॉफिटेबल स्टेट होता। बोले ना, हमारा कीस्टोन है वेलफेयर स्टेट। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? एवरीवन हैज अंडरस्टूड। इसीलिए तुमको हर साल बजट में डेफिसिट दिखाई देता है। ओहो, मैं तो हर साल, मैं बचपन से सोचता था जब मैं बजट देखता था ना कि यार ये डेफिसिट में हमेशा हमारा देश नुकसान में, तो मेरे पास प्रॉफिट के कितने आइडियाज है। तब तो मैंने आर्टिकल 38 नहीं पढ़ा था ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? तो पहली बार तो हमारे देश के पास सरप्लस हम जानबूझ के रखेंगे नहीं, और अगर होगा भी तो हम तुम में ही बांट देंगे। ये है आर्टिकल 38।
तो एक दिन मेरा फ्रेंड आया, ओके, कौन नाम उसका नाम था संता सिंह, मेरा बहुत प्यारा दोस्त है। तो संता सिंह मेरे पास आया, बोला सिद्धार्थ तूने आज क्लास में पढ़ाया वेलफेयर स्टेट? मैंने कहा हाँ, मतलब जो स्टेट है वो मेरे वेलफेयर के लिए? मैंने कहा हाँ मेरे बच्चे, आर्टिकल 38 में लिखा है की स्टोन। बोला जस्ट स्टेट को फोन करी हूँ सिद्धार्थ। मैंने कहा क्यों? कहते मेरे को अपना वेलफेयर करवाने का है, मेरे को है ना एक तो रोलेक्स ले दे, लिमिटेड एडिशन ले दियो, ओके 24 कैरेट गोल्ड वाली। अच्छा क्या? हाँ, और एक ना मेरे को मस्तांग ले दे, GT 500 ले दे, ओके सस्ते में आ जाएगी, 3-3.5 करोड़ में आ जाएगी। अच्छा अच्छा ओके, और मेरे को एक पेंट हाउस भी ले दियो, ओके सी फेसिंग ले दियो, ओके मेरे को समुद्र की हवा बड़ी अच्छी लगती है। मैंने कहा ये क्या बात हुई? बोला ये क्या बात हुई, मतलब स्टेट को बोल हर एक का वेलफेयर अलग अलग है, मैं तो सिर्फ थोड़ी सी चीजें मांगी, रोलेक्स ले दे, मस्तांग ले दे, पेंट हाउस ले दे, मेरा वेलफेयर हो गया। मैं तो घबरा गया, मैंने कहा संता सिंह ऐ की कह रहे हैं वीरे, ऐसा थोड़ा ना होता है। मैंने बाबा साहब को फोन किया, मैंने कहा बाबा साहब देखो संता सिंह क्या कह रहा है, ये बोल रहा है रोलेक्स ले दो, हमारा वेलफेयर इसमें है। तो बाबा साहब ने बोला इस नलायक को कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ा दे, वेलफेयर की डेफिनेशन भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है, क्या बात कर रहे हो? वेलफेयर का मतलब होता है क्रिएटिंग अ सोशल ऑर्डर इन विच देयर इज जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तुम्हारा वेलफेयर नहीं है, हाँ पेंट हाउस ले ले, मजाक चल रहा है। हमारे वेलफेयर की डेफिनेशन भी कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है, दैट वी मस्ट सिक्योर अ सोशल ऑर्डर जिसमें है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। तो अगर हम अपने देश में एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सके जहां पर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, अगर हमारे यहाँ पर इक्वल पे इक्वल वर्क हो, हमारे यहाँ राइट टू वर्क हो, हर एक के पास काम हो, हर एक के पास बेसिक प्रिंसिपल्स हो, हर एक अपने इलेक्शंस का पार्टिसिपेट कर सके, सबको लॉ के समान में इक्वालिटी मिल सके, ये सब कुछ मिल सके, तो हमारा वेलफेयर हो गया। तुम्हारा मस्तांग GT 500 देना हमारा काम नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सर सर क्या सर, ये जो जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल है ना, ये कहीं देखा देखा सा लग रहा है। हाँ कहीं तो देखा था, हम आपको मिल चुके हैं। हाँ सर, कहाँ मिल चुके? बेटा यही जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल पहले से भी हमारी मुलाकात थी। कहाँ थी मुलाकात? प्रियम्बल में। हाँ यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? प्रियम्बल में भी वर्ड था, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemn resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political। पल्ले पड़ रहा है या नहीं सर? हो आपने कॉपी पेस्ट किया सर, Ctrl+C Ctrl+V, ओके Ctrl+C Ctrl+V किया आपने, इधर भी और इधर भी। बेटा यही तो वजह, आपने कॉपी पेस्ट किया सर, Ctrl+C Ctrl+V, ओके Ctrl+C Ctrl+V किया आपने, इधर भी और इधर भी। बेटा यही तो वजह थी। प्रियम्बल एक ख्याल है, मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे सोचता कोई और, मतलब ये ख्याल है, उसकी मैनिफेस्टेशन, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने का काम डीपीएसपी करता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? इसीलिए 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 दोनों जगह वर्ड्स सेम यूज किए गए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये ख्याल था कि जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल मिलना चाहिए, उसे हकीकत में, रियलिटी में मैनिफेस्ट करने का काम डीपीएसपी करता है। इसीलिए मेरा बच्चा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को रिफ्लेक्शंस बोला जाता है ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो क्वेश्चन आता है, डीपीएसपीस आर द रिफ्लेक्शंस ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए दोनों जगह शब्द एक ही लिखा है, एक और वर्ड यूज करते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर कर्नल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे बादाम की गिरी होती है ना, ओके, इट इज द कर्नल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज द रिफ्लेक्शन, ये एक्चुअली उस सपने को, उस विजन को पूरा करने का कॉन्सेप्ट है इस डीपीएसपी। सबको समझ में आना आया या नहीं आया? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस। पल्ले पड़ गया या नहीं पल्ले पड़ा सर? सबको समझ में? बहुत ही बढ़िया सर, आगे चलते हैं। सबको समझ में आ गया? ये सुनो, बहुत बढ़िया। अब मैं तुमको एक सीक्रेट बताने वाला हूँ। क्या बता सर? सीक्रेट, बहुत बड़ा सीक्रेट। वो बोले सर ये देखो, अग्निपथ से क्या वेलफेयर है, ये बेचारी दुखी है। ओके ओके, उनको बोलो मोदी जी को फोन करें। ओके, बहुत दुख है सर दुनिया में, एक दुख निवारण मिनिस्ट्री भी बननी चाहिए। हाँ सर, छोड़ो सर, आगे चलते। ओके हाँ बेटा, चाय और जूस साथ में, मैं इंटरकनेक्टेड हूँ ना। ओके, आई लव इंटरकनेक्शंस। ओके, तो मुझे पता तो चलना चाहिए ना पेट में क्या रिएक्शन होगा। ओके ऑलराइट सर, ओके सर, ऑलराइट।
अब एक प्रॉब्लम है, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बता रहा हूँ, सीक्रेट, ओके, तो कुछ तो सीक्रेट भी होना चाहिए ना, प्रैक्टिकल सीक्रेट भी तो देने चाहिए ना। हाँ सर, तो मैं तुम्हें जो सीक्रेट बता रहा हूँ कि कभी तुम्हें अखबार में, किसमें सर, अखबार में, न्यूज़पेपर में, अच्छा, जब तुम न्यूज़पेपर पढ़ोगे कभी तुम्हें न्यूज़पेपर में, सर पहली बात है ना सर, हम लोग है ना न्यूज़पेपर खरीदते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने का इल्जाम हम पर पहली बार लगा है सर। क्या बात है, मतलब ये आपने क्या बोल दिया सर, मतलब दिल टच कर गया सर, न्यूज़पेपर पढ़ना भी होता है, हद हो गई सर, कैसी कैसी बातें कर दी आपने, न्यूज़पेपर पढ़ना भी पड़ता है, ओके, हमें तो पता ही नहीं था। सो अगर तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, अच्छा सर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, अच्छा चलो सर, ऐसा भी एक दिन तो आएगा ही सर, ओके, वो सुबह कभी तो आएगी। सो जब न्यूज़पेपर हम पढ़ रहे हैं ना सर, ओके, तो अगर तुम्हें कभी सुनाई दिया, अगर तुम्हें कभी दिखाई दिया कि कोई डीपीएसपी चेंज कर दिया गया है, अच्छा, तो हाँ, तो ठीक है, हम याद कर लेंगे। याद मत करना बेटा, थोड़ा सा घबरा जाना। क्यों? क्योंकि याद रखना, अगर डीपीएसपी चेंज हो रहे हैं, कोई भी डीपीएसपी, तो याद रखना थोड़ी देर बाद कोई मेजर लॉ चेंज होने वाला है। बात समझ में आई या नहीं आई? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो जैसे पहाड़ों में बोलते हैं ना कि है ना, बादल जब ऐसे से दूर से ऐसे शाइन करने लग जाता है ना, बादल शाइन करता है। मेरे को पहली बार पहाड़ों पे जाके पता चला कि बादल शाइन भी करते हैं। पहले मुझे मालूम नहीं था। फिर ना जो लोग हैं ना, जो पहाड़ के लोग हैं ना, वो देखो चमकता हुआ बादल है। मैंने कहा भैया चमक क्यों रहा है? बोले सर बहुत तेज बारिश आने वाली है। मैंने कहा अच्छा, मुझे पता ही नहीं था चमकते हुए बादल से बारिश तेज आती है। ओके, तो दिल्ली में तो बादल दिखता ही नहीं ना। ओके, क्यों? क्योंकि आसमान ही नहीं दिखता, तो कहाँ से दिखेगा? हाँ, बादल घर में थोड़ा ना आके बोलेगा हेलो मैं आया हूँ। सो वैसे ही है, अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी चेंज हो रहा है, तो लॉ चेंज हो रहा है, और इसका ही ए इज इक्वल टू बी मतलब बी इज इक्वल टू ए। अगर गवर्नमेंट लॉ बदलने के इरादे पे है, लॉ चेंज करना है और बिल्कुल ड्रास्टिकली कोई लॉ चेंज करना है, तो उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी चेंज करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों? अभी तक तुम्हें ऐसा क्यों है? अजीब लोग, समझ में नहीं आया तुमको क्या सर? The principles therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country, and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws. Are you understanding this or not? सबको समझ में आया या नहीं? Everyone has understood this or not? सर ये आपने पढ़ा दिया, तो मैंने तुम्हें एक फ्री की एडवाइस दी। वकील लोग आमतौर पे कुछ फ्री नहीं देते, लेकिन मैंने तुम्हें फ्री में एडवाइस दी। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सो हमारे पास है वेलफेयर स्टेट, पहले इसको वेलफेयर स्टेट समझ लेंगे। और वो बोले सर रिसेंटली कोई डीपीएसपी चेंज हुआ है क्या? बेटा सब कुछ मुझसे पूछ लो, ऐसे करो मेरे को एग्जाम में ले लो, ओके, मेरे को ले लो, ये सिद्धार्थ सर है, ओके, ये हमारी तरफ से एग्जाम देंगे, हम तब तक एक पिक्चर देखेंगे। सर हमने अभी तो बताया आपको, न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं। A welfare state is a concept of government where the state plays a key role in the protection and the promotion of economic and social well-being of its citizens. It is based on the principles of equality of opportunity. खासकर जो पॉलिटिकल साइंस पीएसआईआर ले रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस है, तो प्लीज इसको कॉपी कर लो। Equitable distribution of wealth and public responsibility for those unable to avail themselves of the minimal provisions of good life. The general term may cover a variety of forms of economic and social organization. तो वेलफेयर स्टेट एक सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये जो पॉलिटिकल पीएसआईआर पढ़ाया होगा तो तुम्हें याद होगा, मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा था, वेलफेयर स्टेट एक सोशलिस्टिक कॉन्सेप्ट है कि कैपिटलिस्टिक है? बड़ी लड़ाई हुई थी हमारी क्लास में, याद है तुमको? पीएसआईआर वाले है यहाँ पे कोई? ओके, तो हम लोगों ने बड़े पंगे लिए थे इसमें। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट मॉडल सो ऑन सो फोर्थ, तुमको ये पढ़ लेना चाहिए फॉर वेलफेयर स्टेट। तो हमने इसमें बहुत मेजर डिस्कशन किया था, पीएसआईआर में लड़ाई हो गई थी हमारी, तलवारें चल गई थी, क्या बात करें सर। सो अगर तुम्हें पढ़ने का दिल करा है, और अगर तुम मेंस के लिए या फिर पीएसआईआर के लिए कर रहे हो, तो ये मैंने अपने पीएसआईआर की क्लास के स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे लगा दिए। पढ़ने का दिल करे तो इसको डाउनलोड करके पढ़ लेना, और अगर तुमने पीएसआईआर नहीं लिया हुआ है तो छੱਡो। ओके, एवरीवन हैज अंडरस्टूड, सबको समझ में आया? और बाय द वे मेरे को एक अनाउंसमेंट करनी थी जो दूरदर्शन पे सुबह रिलीज की थी, पर रात को 9 बजे फिर आएगी। पीएसआईआर का नया कोर्स जुलाई में स्टार्ट होगा। अच्छा, इससे पहले कि कोई मन से ऐसा कोई पूछ ले तो आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको पल्ले पड़ गया या नहीं? ओके, इससे पहले कि सर पीछे बढ़ जाए। ओके, अमित बोले सर आपकी कोई स्पेशल क्लास है क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड पे? क्यों बेटा, मैं यहाँ पे पढ़ा लूंगा तो माड़ा है क्या? कोई एतराज है कि मैं यहाँ पे पढ़ा लूं तो? नहीं सर। अच्छा अच्छा, नहीं सर, हम स्पेशल क्लास में पढ़ेंगे सर, हमारी मूड है, हम स्पेशल क्लास में पढ़ेंगे। ओके ओके, ठीक है सर, ऑलराइट सर, ओके। थोड़े टाइम बाद आ जाएगा बेटा यूनिफॉर्म सिविल कोड, यहीं पर ही आ जाएगा, स्पेशल क्लास में क्यों जाना? ओके, स्पेशल क्लास यहाँ पर हो तो सही तो। ओके, सो आर्टिकल 38 के विषय में मैं तुम्हें एक और पढ़ाना चाहता हूँ। तो एक दिन मोरारजी देसाई साहब ने मुझे फोन किया, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, तो उन्होंने पास किया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। हाँ, तो पहले ना सिर्फ आर्टिकल 38 सब क्लॉज 1 था,
अब क्या है, स्टेट शाल इन पर्टिकुलर स्ट्राइव टू मिनिमाइज द inequalities in income and endeavor to eliminate inequalities in status, facilities and opportunities, not only amongst individuals but also amongst groups of people residing in different areas or engaged in different vocations. Are you understanding this part or not? हाँ ही बोलना पड़ेगा, समझ में तो कुछ आया नहीं है, लेकिन हाँ ही बोल देते हैं। ओके ओके ठीक है सर। तो एक्चुअली बड़ा सर ऐसे कुछ कुछ होता टाइप का लग रहा है, बड़ा ही रोमांटिक सी लग रही है बात, तो सही लग रहा है सर। इसमें यही बोले कि इनइक्वालिटीज इन इनकम हटा देंगे, सब जगह इनइक्वालिटीज इन स्टेटस हटा देंगे, सब लोगों को इक्वल करेंगे। अच्छा ही लग रहा है सर, कुछ बड़ा मशी मशी सा लग रहा है सर। ओ इलू इलू, ओ इलू इलू, ये तो सब अच्छा अच्छा लग रहा है ना। और ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से डाला गया। बेटा लॉ में ना कुछ भी इलू इलू नहीं होता। इलू का मतलब आई लव यू, समझ में आया? उससे कुछ भी नहीं होता। जब भी डीपीएसपी बदल रहा होता है, कुछ ना कुछ लॉ में चेंज आ रहा होता है। सो मैंने मोरारजी देसाई साहब को फोन किया, मैंने कहा आपने 1 2 3 4 लाइनों के ये आर्टिकल क्यों डलवाया? हमें इनइक्वालिटी इक्वालिटी ये तो पहले से मालूम थी। तो मोरारजी देसाई साहब ने बोला सिद्धार्थ ध्यान से देख। मैंने कहा क्या ध्यान से देखूं? सब तो ठीक ही दिख रहा है। State in particular strive to minimize the inequalities in income, eliminate inequalities in status, facilities and opportunities, not only among some individuals but also groups of people residing in different vocations. मैंने कहा मैं तो है ना बहुत ही हम्बल आदमी हूँ, मेरे को ये सब पॉलिटिक्स समझ में नहीं आती, आप बताओ इसका मतलब क्या है? बोले सिद्धार्थ आज के बाद अगर किसी ने टैक्स नहीं दिया ना या कम दिया ना, तो मैंने टैक्स लॉस में चेंज लाया है। आज के बाद अगर टैक्स कम हुआ ना, तो टैक्स अथॉरिटी जाके तुम्हारी प्रॉपर्टी को कंफिस्केट कर सकते हैं। कंफिस्केट मतलब जब्त कर सकते हैं। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, सब प्रॉपर्टी को जब्त कर लोगे? बोले यस। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोला तुमने सुना नहीं, ताकि इनइक्वालिटी से इनकम खत्म हो जाए। अगर तुम्हारे पास 100 करोड़ का घर है, ओके, और अगर मैंने तुम्हारा 100 करोड़ का घर जब्त कर लिया, तो तुम्हारा घर भी 100 रुपए वाला हो जाएगा और वो बाकी पैसे से बाकी लोगों का घर हो जाएगा। मैंने कहा ये क्या बात हुई? स्टेटस फैसिलिटीज ऑफ अपॉर्चुनिटीज इक्वल हो जाएगी। और ना सिर्फ ये इंडिविजुअल्स के घर पे रेड करेंगे, ये सारे डिफरेंट फैक्ट्रीज इंडस्ट्रियलिस्ट सबके घर पे रेड कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स आर्टिकल 38 सब क्लॉज 2 आते टैक्स लॉस में चेंज हुए और कन्फिस्केशन को अलाउ कर दिया गया। सर अब हम न्यूज़पेपर में ध्यान से देखा करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जब भी डीपीएसपी चेंज होगा, लॉस चेंज होंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? एवरीवन हैज अंडरस्टूड? पल्ले पड़ा या नहीं? ऐसा तो ये पुरानी कहानी है सर। हाँ सर, कौन सी पुरानी कहानी सर? पुरानी कहानी क्या मतलब है? जो टोटल रिसोर्स ऑफ द स्टेट है, टोटल रिसोर्सेस ऑफ द स्टेट है, उसको स्टेट कंट्रोल करेगा और जो स्टेट है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा बिटवीन पीपल, ताकि प्रॉपरली इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स आए। क्या है सर? इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स आए। वर्ड याद रखना सर, इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स मतलब ये हमारे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल का आर्टिकल है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? तो अगर देश में 100 रुपया है और 100 सिटीजन है, तो हर एक को 1-1 रुपया बांटो। दिस इज इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स। लैंग्वेज समझ में आ रहा है? यस और नो? तो आर्टिकल 38 इनइक्वालिटीज इन स्टेटस एंड फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, कुछ याद आ रहा है क्या? Eliminate inequalities in status. Minus of minus is plus. मतलब eliminate inequalities is equality of status and opportunity. Sir, same चीज preamble में लिखी हुई। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, political liberty of thought expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity. कनेक्शन देखा है बेटा, तुमने सोचा भी नहीं था कि ऐसे पढ़ा जा सकता पॉलिटी। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? ऊपर क्या दिख गया सर हमको? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। नीचे क्या दिख गया सर हमको? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। इतना ध्यान से तुमने कॉन्स्टिट्यूशन कभी देखा क्या? नहीं देखा सर। बेटा 2 जन्म कट जाते ना तो भी जाके तुम इसको कनेक्ट ना कर पाते। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया है या नहीं? ये छुपा छुपा सा था, हमको दिख ही नहीं रहा था सर, अब आपने दिखा दिया हमको। यही लिखे है, की लिखे है सर, यही लिखे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? तो ये प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, यस सर, और ये भी प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, यस सर। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस। सबको समझ में? तो
एक स्टाइल होता है बेटा पढ़ने का, टॉपर्स का एक तरीका है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस वन? तो ये हमारा पहला सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है। अब हम करेंगे आर्टिकल 39। सर ये भी हमारा सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है? यस, ये भी हमारा सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है। ये आम तौर पे इकोनॉमिक जस्टिस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? आम तौर पे इकोनॉमिक जस्टिस की बात कर रहा है, और इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स है। ठीक है सर। सो ये आर्टिकल 39 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स है। ए, पहले ध्यान से सुना, ये इकोनॉमिक है। द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर direct its policy towards securing that the citizens, men and women, equally have the right to adequate means of livelihood. अरे सर ये बहुत अच्छा तरीका है। मैंने ना, मेरे पास बहुत ब्रिलियंट आइडिया है। ये मैन है, ये वुमेन है, मैं दोनों को नौकरी दूंगा इक्वल। ओके, सो मैन ना दिन में 20 रुपए कमाएगा, वुमेन दिन में 20 रुपए कमाएगी। मैंने लाइवलीहुड दे दिया। नादान परिंदे, आंखें ठीक करो, लेंस कार्ड पे जाओ, डिस्काउंट चल रहा है। एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। ओह, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? तुम्हारा ना कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट ही कुछ टेढ़ा-मेढ़ा है। सिर्फ नौकरी नहीं देनी, एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड देना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसलिए तुम लोग को बीच में कभी-कभी ऐसा धमाका सुनने में मिलता होगा, जब बोलते होंगे मनरेगा का। तुमने पार्लियामेंट के बारे में सुना? कभी-कभी डिस्कशन होती है कि मनरेगा में उतने आवर्स नहीं दिए जा रहे जितने दिए जाते थे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आजकल एक भाई साहब है, वो ट्वीट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री साहब ने बोला है कि 10 लाख नौकरियां दूंगा। कहां से दोगे? आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, मैं नहीं बोल रहा हूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सबको समझ आ रहा है कि नहीं? ओके, everyone has understood this part? Okay. So वो कौन है सर? वो है सर adequate means of livelihood. Are you understanding? फिर दूसरा क्या है? Ownership and control of material resources of the community are so distributed so as to subserve the common good. तो सारा पैसा 5 लोगों के पास दे देते हैं इंडिया का। ओके, एक के बाद 10 लाख करोड़, एक के बाद 9 लाख करोड़, एक के बाद 8 लाख करोड़, एक के बाद 7 लाख करोड़, ऐसे करके दे देते हैं। और बाकी लोग है ना ऐसे 2-2 रुपए पे जिंदगी काट लेना। ऐसा नहीं है सर। मटीरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी ऐसे बांटी जानी चाहिए ताकि सबका जितना भला किया जा सकता है उतना भला किया जाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आया? इन अदर वर्ड्स, मैं स्टेट को बोलूंगा कि तुम जो बहुत पैसे वाले लोग हैं ना, उनके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगाओ बाबा। ओके, और जो बहुत गरीब लोग हैं उनको टैक्स वैक्स छोड़ो, उनको सब्सिडी दो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ताकि कहीं ना कहीं इक्वालिटी का सिचुएशन आ जाए और कॉमन गुड हो जाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सर एक और प्रॉब्लम है, इसका ऑटोमेटिक मतलब है कि मोनोपोलाइजेशन भी ना हो। हाँ, आर यू अंडरस्टैंडिंग? पहले है ना, एक ही सारा का सारा ट्रेड 4-5 शहरों में, 4-5 कम्युनिटीज में ही बटा हुआ था। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मींस ऑफ प्रोडक्शन टू द कॉमन डेट्रीमेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ अपने को जमती नहीं। सर ये तो आपने बता दिया था, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन। ये बड़ा दुख की बात है, ये आज तक भी नहीं हो रहा ठीक से। प्राइवेट जॉब्स में नहीं हो रहा सर, तो स्टेट में तो होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए। स्टेट में होता ही है कि अगर एक आदमी, एक पुरुष, ओके, 6 घंटा काम करता है और उसको एक्स अमाउंट ऑफ मनी मिलता है, तो वुमेन भी अगर सेम अमाउंट और सेम लेवल पे काम करती है, उनको भी मिलना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये हो गया 39 ए, बी, सी और डी, सबको पल्ले पड़ गया। बहुत ही सिंपल है। एक और प्रॉब्लम है सर, क्या है? मेरे को ऐसे सुनाई दिया। ओके, तो मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है मोटू सिंह। मोटू सिंह को एक नाम समझ आया। वो बोला, सिद्धार्थ तुम्हारे यहाँ पे वेलफेयर स्टेट है क्या? मैंने कहा हाँ। वेलफेयर स्टेट में स्टेट हमारा वेलफेयर करता है क्या? मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा, तो मेरे को बोला, रुक सिद्धार्थ मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। मैंने कहा कहाँ जा रहा है? कहते मैंने चारपाई लेकर आ रहा हूँ। चारपाई? ओके, मैंने कहा चारपाई काय को लेकर आ रहा है? कहते जब स्टेट है ही वेलफेयर करने के लिए, तो मैं सो जाता हूँ ना बाबा। आई यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, मैं सोता हूँ कंबल तान के, स्टेट अपने आप मेरा वेलफेयर करेगा। मैंने कहा नादान परिंदे, बोला देख सिद्धार्थ हर चीज में इंटरफेयर मत करना। मैं तो रोलेक्स भी नहीं मांग रहा, मैं तो मस्तांग GT 500 भी नहीं मांग रहा, मैं तो कुछ भी नहीं मांग रहा, मैं तो सॉलिटेयर भी नहीं मांग रहा, डायमंड्स भी नहीं मांग रहा, कुछ भी नहीं मांग रहा। मैं तो सिर्फ नॉर्मल मेरा काम दे, तो सोने दे बाबा, नींद बड़ी अच्छी आती है। ओके, बोलते हैं नींद आने से ब्यूटी फैलती है। ब्यूटी स्लीप है ये, मेरी खूबसूरती का राज है ये। मैं सो रहा हूँ। मैंने कहा नादान परिंदे ऐसे मत कर, यू मस्ट वर्क। why must we work? Because the more you work, रिसोर्सेस ऑफ द स्टेट बढ़ेंगे। रिसोर्सेस ऑफ द स्टेट बढ़ेंगे तो स्टेट और डेवलप होगा। ये हमारी ड्यूटी है। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। सो और बढ़ाओ, और देश को आगे बढ़ाओ, और रिसोर्सेज ऑफ स्टेट जमा करो, ये तुम्हारा काम है। सो एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट हम ये नहीं बोलते कि तुम काम ही मत करो, लेकिन अब इसमें लेकिन क्या आ गया सर? लेकिन अगर तुम्हें कोई हेल्थ और एज की मजबूरी है, तो एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट हम बोलते हैं कि ऐसा भी बुरा हाल नहीं है भाई हमारा कि तुम्हारी हेल्थ तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रही, तुम्हारा एज तुमको सपोर्ट नहीं कर रहा और तुम्हें मजबूरी में काम करना पड़ रहा है। ये दिन
हम नहीं आने देंगे। क्या बात कर रहे हो सर? नहीं नहीं नहीं। तो इसीलिए अगर तुम नोटिस करो तो हमारे गवर्नमेंट जॉब्स में रिटायरमेंट एज होती है। हाँ सर, क्यों रिटायरमेंट एज होती है? कि सिर्फ हेल्थ और एज की मजबूरी होने के बावजूद तुम्हें ओनली फॉर इकोनॉमिक रीजंस अगर काम करना पड़ जाए तो इससे बड़े शर्म की कोई बात नहीं है। सो हमारे यहाँ रिटायरमेंट एज होती है that the health and the strength of workers, men and women, and the tender age of children are not abused, and that citizens are not forced by economic necessity to enter a vocation unsuited for their age or strength. तो एक दिन मेरे को कल ख्याल आया, मैंने सोचा मैं भी है ना आर्मी ज्वाइन कर लेता हूँ। तो अभी पूछ रहे थे ना अग्निपथ में क्या वेलफेयर होगा, मेरा वेलफेयर हो जाएगा, मैं चले जाऊंगा आर्मी में। सर आप मत जाओ सर, अब आपकी उम्र नहीं रही। तो मैं 5812 साल का तो मैं नहीं ज्वाइन कर सकता? नहीं सर, इट मे नॉट बी सूटेड टू योर एज और स्ट्रेंथ। कोई बात नहीं, अगले जन्म में नेवर माइंड, अगले जन्म में जाएंगे। आई यू अंडरस्टैंड दिस वन? सो उसी तरह से तुम्हारे अंडर एज होना, तुम्हारा ओवर एज होना, तुम्हारा मेडिकल चेकअप होना, ये सब जरूरी क्यों होता है? बिकॉज ऑफ आर्टिकल 39 सब क्लॉज। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब समझ में आ गया? It shall be the duty of the state to implement these principles in making laws. Are you understanding this? तो ऐसे लॉस क्यों बनाए गए हैं कि भैया 60 के बाद नहीं ज्वाइन कर सकते, 20 से पहले नहीं ज्वाइन कर सकते? बिकॉज ऑफ आर्टिकल 39 सब क्लॉज की। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? लास्ट इज जो हम लोगों ने एक्चुअली आर्टिकल 24 से रिलेटेड देख लिया था। चिल्ड्रन मस्ट बी गिवन अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity, and that childhood and youth are protected under exploitation and against moral and material abandonment. ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से मैडम इंदिरा गांधी ने डलवाया था। ये क्यों डलवाया था सर? तुम नोटिस करो कि इस 76 के बाद ही हमने चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 डाला था। तुम्हें याद आ रहा होगा, इट शैल बी द प्रिंसिपल व्हिच शुड बी फॉलोड इन मेकिंग लॉज। हमने गौरव जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस देखा था। हमने बोला था सिर्फ लेबर से चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन नहीं रुकेगी, हमको उनकी डिग्निटी, उनका सोशल वेलफेयर भी देखना पड़ेगा। दिस इज ऑल गिवन इन आर्टिकल 39 सब क्लॉज एफ। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और पल्ले पड़ रही है? नहीं पल्ले पड़ रही है सर, हमको सबको। ओके, सबको समझ में आया? यस सर। सो ऐसे मैं बहुत बड़ा आर्टिस्टिक आदमी हूँ ऐसे, मतलब मेरे में कलर सेंस बहुत ज्यादा है। क्या बात करो, मेरे को ब्लैक भी कलर समझ में आता है, व्हाइट भी समझ में आता है। अच्छा ओके, तो वो तो समझ में आया सर। ये आपने बीच आर्टिकल में ये ऐसा ब्लैक कलर का रेक्टेंगल क्यों डाला? ओहो, तुमने नोटिस कर लिया? अरे तुम नोटिस तो तुम्हें नहीं लगा ये आर्टिस्टिक है? अरे स्टाइलिश लगता है सर। स्टाइलिश वाली कुछ नहीं था। वकीलों का क्या स्टाइल, एक काला एक सफेद, हद हो गई। अच्छा ओके। सो ये 39 सब क्लॉज बी सब क्लॉज सी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरा पहले ध्यान से देख लो। तो ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड सो एज टू बेस्ट सबसर्व द कॉमन गुड। ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मींस ऑफ प्रोडक्शन इन कॉमन टेरिटरी। तो जो मैं जब छोटा था ना, तो मेरे जो भैया है ना, ये बड़े ना आर्बिट्ररी, मतलब डिक्टेटोरियल टाइप के आदमी है। अच्छा, तो इन्होंने क्या किया, हम लोग का एक ही रूम था। ओके, तुम समझ हो क्या? नहीं? हाँ सर, हमारा एक ही रूम था। तो जो रूम था ना, तो ऐसा इतना बड़ा रूम था। तो पहले हमारा 50-50 था, ऐसे 50 मेरा 50 मेरे भैया का। फिर भैया बॉडी बिल्डर टाइप का आदमी, फिर भैया ने ना थोड़े से अपना सामान ना बॉडी बिल्डिंग का मेरे रूम में इस साइड रखना चाहते थे। बोले सिद्धार्थ तेरे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, मैं सिर्फ थोड़े से डंबल सीधा रखता हूँ। मैंने कहा रख लो कोई बात नहीं, इतना तो रखा ही जा सकता है। थोड़ा बॉडी बनाओगे, मेरे काम आओगे। ओके, स्कूल में दोस्त से मांगवा नहीं, अंडरस्टैंड? इतना तो एक्सेप्टेड था, सबको समझना है। एक दिन भैया है ना बहुत सारा सामान ले आए। अच्छा, पूरा का पूरा जिम पैक ले आए। ओके, मशीनें ले आए। बोला सिद्धार्थ फिटे मुंह ऐसे कर, निकल यहाँ से। मैं तो वो भी निकल यहाँ से। कहता है अब के बाद ना तू बाहर स्टोर रूम में सोएगा। क्यों? क्योंकि सारा का सारा तेरा रूम मेरा हुआ। मैंने कहा ये क्या बात हुई? बोला ऐसा ही था, पहली बार तूने हाँ बोल दिया था ना, फिर मेरे को लगा अब तेरे को कोई एतराज नहीं, इसलिए मैंने पूरा का पूरा रूम कब्जा कर लिया। क्या बात कर रहे हो सर? अरे मैं तो बचपन से अत्याचार सहे मैंने। अच्छा सर, वैसे कुछ ऐसा हुआ। सो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में डीपीएसपीज और फंडामेंटल राइट्स बराबर थे, यस और फंडामेंटल राइट्स को जीता हुआ माना गया। बोला कि किसी हाल में भी डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स की टेरिटरी में नहीं जा सकते। आई होप सबको याद आ रहा होगा, चंपकम डोराई राजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मैडम इंदिरा गांधी मेरे भैया जैसी थी,
पहले मैडम इंदिरा गांधी ने डीपीएसपीस को यहां तक बढ़ाया। कैसे? मैडम इंदिरा गांधी ने पास किया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। अच्छा, मैडम ने बोला कि देखो डीपीएसपी हारते हैं ना फंडामेंटल राइट से, कोई बात नहीं, लेकिन केवल दो फंडामेंटल राइट्स के केवल दो डीपीएसपी 39B और 39C, मैंने कौन से बोले? केवल दो डीपीएसपी 39B और 39C से रिलेटेड अगर मैं लॉज बनाऊं और वो लॉज फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करे तो भी वो डीपीएसपी या वो लॉज नल एंड वॉइड नहीं डिक्लेयर होंगे। बात समझ में आई या नहीं? तो उन्होंने सिर्फ दो कदम आगे बढ़ाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? कौन से दो आर्टिकल्स को उन्होंने सुपरसीड करवा दिया? 39B एंड 39C। तो उन्होंने 24th को दिया था 25th अमेंडमेंट 1931C, जिसने बोला, ध्यान से सुनना, that if any law is passed to give effect to directive principles contained in clauses B and C of 39C or Article 39, so even if it violates certain fundamental rights, it shall not be questioned on the ground that it does not give effect to these principles. सबको समझ में आ रहा है या नहीं? So कहां चला गया मेरा सुंदर सा डायग्राम? हाँ, so 25th अमेंडमेंट से मैडम ने डाला आर्टिकल 31C और आर्टिकल 31C ने 39B और 39C को सिर्फ दो फंडामेंटल राइट्स को प्राइमेसी दे दी ओवर फंडामेंटल राइट्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? यहां तक सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ? पल्ले पड़ा या नहीं पल्ले पड़ा? यस। तो जैसे भैया ने मेरा रूम थोड़ा सा आगे ले लिया, आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो ये तो मैंने हाँ बोल दिया, ओके, आई यू अंडरस्टैंड? सो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 चैलेंज हुआ। कहां चैलेंज हो गया सर? ये चैलेंज हुआ केशवानंदा भारती केस में। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सबको समझ में आया? कहां से बोला? केशवानंदा भारती केस ऑफ 1973 में इसको चैलेंज किया गया। तो हमने सुप्रीम कोर्ट में बोला, मैंने कहा माय लॉर्ड, ये देखो मैडम ने क्या कर दिया, उन्होंने 39B यानी कि 31C को बोल दिया है कि 39B और C वैलिड होगा इवन इफ इट इज टेकिंग अवे सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। माय लॉर्ड्स ने केशवानंदा भारती केस में इसको एक्सेप्ट कर लिया। क्या? यस, केशवानंदा भारती केस में इसको वैलिड मान लिया गया। ओहो, किसको वैलिड मान लिया? ध्यान से सुनना, 31C को वैलिड मान लिया। कौन सा 31C? जो 25th अमेंडमेंट से आया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? ठीक है। फिर मैडम ने वही किया जो भैया ने मेरे साथ किया। क्या किया? मैडम ने बोला जब तुम यहां तक बात मान सकते हो तो ऐसे करती हूँ, मैं पूरा का पूरा रूम ले लेती हूँ। मतलब आज के बाद सारे डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर डोमिनेट हो गए। मैंने कहा ये क्या बात हुई मैडम? बोली यस, मैंने पास किया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 और अब ये सिर्फ 39B और C से रिलेटेड नहीं है। अब 31C बोलता है एनी डीपीएसपी 76 और अब ये सिर्फ 39B और C से रिलेटेड नहीं है। अब 31C बोलता है एनी डीपीएसपी if we make laws on it, it shall not be held as null and void. Are you understanding this or not? So 42nd Constitutional Amendment Act 1976 में मैम ने बात बढ़ा दी। उन्होंने लिखा Amendment of Article 31C. In Article 31C, जहां पहले लिखा था 39B and C, अब लिखा जाएगा all or any of the principles laid down in Part 4. वही हुआ ना जो भैया ने किया आपके साथ सर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सर पूरा चंपकम दोराई राजन केस ही चोले का अच्छे हो गया सर, बर्बाद हो गया, पूरा फॉर्मूला बिगड़ गया। पहले था फंडामेंटल राइट्स ऑफ विनिंग ओवर डीपीएसपी, ओके, पहले आपने एक कदम बढ़ाया और फिर आपने पूरा का पूरा घर कब्जा कर लिया। ओके, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से बोला ऑल और एनी प्रिंसिपल्स। इसको हमने फिर चैलेंज किया, इस टाइम इन मिनर्वा मिल्स केस ऑफ 1980। मिनर्वा मिल्स केस ऑफ 1980 में, बिल्कुल ध्यान से सुनना, मिनर्वा मिल्स केस ऑफ 1980 में द एक्सटेंडेड पार्ट, मैंने क्या बोला? द एक्सटेंडेड पार्ट, द एक्सपैंडेड पार्ट ऑफ आर्टिकल 31C को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया गया। एक्सपैंडेड पार्ट को, यानी कि जो 42nd में आया था, तो इसमें क्या लिखा था? 3 articles of our constitution and only 3 stand between the heaven of freedom into which Tagore wanted this country to awake
and the abyss of unrestrained power. मैंने तुम्हें बताया था गोल्डन ट्रायंगल 14, 19 and 21. याद आ रहा है तुमको? बेटा तुम्हारी तो किस्मत है यार, मतलब इतना हो गया. Article 31C has removed two sides of this golden triangle, which affords to the people of the country an assurance that the promise held forth by the preamble will be performed by ushering an egalitarian era. And that is why we are declaring it as null and void. So the point here is Article 31C, जब तक 39B and C के लिए था तब तक ठीक है, लेकिन जब वो एनी प्रिंसिपल पे आ गया उसको मिनर्वा मिल्स केस ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? ऐसा पढ़ते पॉलिटी. मेरे को तो अगर टेंशन हो रहा है यूपीएससी पूछेगा क्या, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सब तो खत्म हो गया, पल्ले पड़ गया या नहीं. Everyone has understood this or not? सबको समझ में आ गया? All right, sir. So मैडम इंदिरा गांधी ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में एक और चेंज किया. सर ये 42nd ने क्या क्या चेंज किया? बेटा मैंने तुम्हें बोला ना, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला जाने लगा. तो इसमें आर्टिकल 39 कैपिटल ए डाला गया. सर स्मॉल ए लिखेंगे, स्मॉल ए लिखोगे तो ये नहीं लिखोगे. तो ये 31C पहले तुम्हें पता हो गया, तो मैं तुम्हें दिखा देता ताकि तुम्हें पता चले. सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स notwithstanding anything contained in Article 30, no law giving effect to the policy of the state towards securing all or any of the principles laid down in Part 4. पहले ये laid down in Part 4 was only 39B and 39C. Okay, तो ये 42nd अमेंडमेंट से all or any principle आया. Are you understanding? और ये जो all or any principle वाला पार्ट है, ध्यान से देख रहे हो, ब्रैकेट देख रहे हो? हाँ सर, ये 5 लिखा हुआ है. ओके, इस सिर्फ इतने पार्ट को मिनर्वा मिल्स केस में डिक्लेयर किया गया. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सो 25th अमेंडमेंट से ये पहली बार डाला गया था, और ये देखो ये नंबर 4 पे लिखा हुआ है. 31C डाला गया था 25th अमेंडमेंट से, पर ये जो एक्सटेंडेड पार्ट था इसको मिनर्वा मिल्स केस ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया. सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ? सो आई थिंक वैसे भी आज के लिए काफी हो गया. ओके, सो लेट अस नॉट स्ट्रेच दिस, लेट अस कीप दिस फॉर टुमारो. तो 39A हम लोग कल से स्टार्ट कर देंगे. आज के लिए वैसे भी ज्यादा ही हो गया होगा, फिर तुम बेहोश ही ना हो जाओ. ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट कि 1:30 PM पर आ जाना. 1:30 PM पर हम लोग रिजर्वेशन पॉलिसी कंटिन्यू करेंगे, और रिजर्वेशन पॉलिसी कोशिश करेंगे आज खत्म करें. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? तो 1:30 PM पर आ जाना. हमने रिजर्वेशन पॉलिसी मंडल तक स्टार्ट कर देंगे. तो प्लीज जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं की है अटेंड, वो उसको रिवाइज करके आना. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? ऑलराइट, सो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. इतना रिजर्वेशन पॉलिसी जो पिछली क्लास में हुआ था गवर्नेंस का पार्ट, तो ये दोज ऑफ यू जिन लोगों को अपना प्लानिंग करनी है कि कैसे पढ़ना होगा, तो ये प्रोसेस इस तरह से चलेगा. ओके, तो हमने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन भी इसी में कर लिया. ओके, सो वी हैव डन दिस ओवर हियर आल्सो. और ये आज हम रिजर्वेशन पॉलिसी खत्म कर देंगे. और ये क्लासेस ना लेस नंबर ऑफ क्लासेस है, तो इसको मैं एक्सटेंड कर दूंगा. ओके, सो आई विल एक्सटेंड द नंबर ऑफ क्लासेस ताकि ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर हो जाए, और ये यहाँ पर चलता रहेगा इन दिस स्पीड. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सबको समझ में आया या नहीं? Okay, thank you very much. God bless and Jai Hind, and I'll see you at 1:30. और एक इंपॉर्टेंट और है, कल 2 सेशंस होंगे, इनफैक्ट 3 सेशंस है. पॉलिटी के 2 सेशंस है, गवर्नेंस का 1 सेशन है. जो कल का पॉलिटी का लास्ट सेशन है, जो रात वाला सेशन है, वो सिर्फ 1 घंटे का सेशन होगा, बट दैट विल बी अ डाउट सेशन. ओके, दैट विल बी अ डाउट सेशन, ताकि मैंने तुम्हारे लिए वो रखा है ताकि अगर तुम्हें कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? ओके, सो मेक श्योर अगर तुम्हें कोई डाउट्स है, मैं कल के सुबह की क्लास में गूगल फॉर्म शेयर कर दूंगा, तुम अपने डाउट्स रिटन डाल कर सकते हो. मैं सिर्फ वही डाउट्स एड्रेस करूंगा जो रिटन होंगे. ओके, ताकि इट इज एब्सोल्युटली वेस्ट ऑफ टाइम ना हो, और मेरे को कोई यूजलेस टाइम पास ना हो. ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड आई विल सी यू टुमारो. ये क्या पूछा?